मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो का इतिहास का पेपर होने वाला है, राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो होने वाला आपके लिए। तो आपको चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेंगे अभी बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे वहां पर आओगे, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको नीचे की तरफ आना है। और जैसे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे फाइल वाला सेक्शन दिखाई देगा और कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करना और सर्च कर लेना हिस्ट्री। जैसे आप हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बीए 4th सेमेस्टर के नाम से आपको नजर आ जाएगी। चाहे आप और कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, सेम ही रहता है कोर्स राजस्थान के इतिहास का आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न से। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कालीबंगा और जो आहड़ सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है कि इन जो सभ्यताएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। चलो शुरू करें। राजस्थान में अनेक प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यताएं प्रमुख हैं। मतलब अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म होता है। लेकिन अगर उसमें से अगर अपन प्रमुख सभ्यताओं की बात करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें से जो कौन सी आपके सामने कालीबंगा और आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। और ये हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में से है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी जैसी जो आपके सामने जितनी भी जो सभ्यताएं मिली, उन सभी सभ्यताओं में से एक सभ्यताएं जो आपको देखने को मिली राजस्थान में, वो कौन सी है? कालीबंगा और आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। कालीबंगा हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। विस्तार से पढ़ेंगे अपन सारी चीजों को। और जो आहड़ सभ्यता है वो आप सबको पता है आपके सामने उदयपुर में निकली है, विकसित हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र युगीन संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोनों क्या करते हैं आपके सामने? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके विकास के साथ इनका निर्माण हुआ। और ताम्र युगीन मतलब जिसमें तांबा, जो ताम्र युगीन का अर्थ क्या होता है? जिस समय मनुष्य ने पहली बार तांबे धातु से वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया था या हथियारों का निर्माण किया था, या तांबे की खोज की थी, उस समय की क्या आपके सामने सभ्यताएं हैं नजर आती हैं। समझ में आ रहा आपको अच्छे से? अब बात करें, अपन विस्तार से पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा जो सभ्यता आपके सामने हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे बसी हुई नजर आती है। मतलब आपके सामने अगर अपन जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिला है, उसमें जो घग्गर नदी है उसके किनारे इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। और उस आप आपको ये भी पता है कि कोई भी सभ्यता का जब निर्माण हुआ है, कोई भी दुनिया में मनुष्य ने जब अपनी सभ्यताओं का निर्माण करना शुरू किया, वो एक जगह बसना शुरू हुए, तो कहां पर उन्होंने अपनी बसावट की? नदियों के किनारे। तो कोई ना कोई नदी के किनारे वो जरूर जाकर बसे। और आपके सामने जो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? आपके सामने प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे ये संस्कृत सभ्यता वो विकसित होती है। काल की बात करें, पाक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा कालीन के समय से या थोड़ा सा आगे पीछे की सभ्यता इसको जाना जाता है, जिसको पाक हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है या हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा के समकालीन भी एक सभ्यता देखने को मिलती है। जिसमें से आपके सामने लगभग 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक आपके सामने क्या होता है? इसकी जो सभ्यता है उसका निर्माण होता है। अच्छे से याद कर लेना, इसकी जो समय कितना है? 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है वो नजर आता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें भाई, क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला विशेषता है जुते हुए खेतों का प्रमाण होना। मतलब जो खेत खलियान है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं इसके। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों का प्रमाण यहीं से मिला है। अगर अपन पूरी दुनिया की बात करें जहां पर जुते हुए खेत दिखाई देते हैं, समझ में? जुते हुए खेत मतलब जो आज के समय अगर आप खेती करते हो ना, तो उसमें जो हल चलाया जाता है उसको जुते हुए खेत बोला जाता है, जोते हुए खेत बोला जाता है। वो पहली बार कहां पर मिलते हैं? आपके सामने हड़प्पा कालीन सभ्यता में, कालीबंगा में मिले हैं। ये याद कर लेना। मतलब पूरी जो हड़प्पा कालीन की जितनी भी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले कालीबंगा में आपके सामने जो हल चलाया गया था खेतों में, इस तरीके से जो आपके सामने नजर आया है।
जो पाक हड़प्पा काल के हैं और कृषि पद्धति की उन्नत अवस्था को दिखाते हैं। तो भाई आपको पता है मनुष्य उस समय, कितने पुराने समय की बात है, उस समय मनुष्य ने खेतों को जोतना शुरू कर लिया था। इसका अर्थ यह क्या है कि कृषि है उस समय क्या हो चुकी थी, अपने अब सर्वकालीन उच्च स्तर पे पहुंच चुकी थी। अपने जो उसका सर्वोच्च स्तर है उसकी उन्नत कृषि करने का तरीका आ चुका था। भाई आप सामान्यतः एक चीज देखो, आपका कोई खेत है, आपके खेत में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल उसको थोड़ा फावड़े से खोदकर उसमें ऐसे बीज बिखेर कर अनाज उगा सकते हो। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप व्यवस्थित तरीके से आपके सामने जब खेती है उसको करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो इंसान ने ऐसे बीज उसके बिखर बिखेर दिए होंगे, उससे अनाज हो गए होंगे। फिर उसको पता चला होगा कि अपन इस तरीके से भी खेती की जा सकती है जोत कर, जिससे क्या होता है, खेती है और ज्यादा सही से होती है, अनाज बहुत अच्छे से होता है। समझ रहे हो? तो उनका मानसिक स्तर का विकास हो रहा था, साथ के साथ कृषि है उसमें भी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा था। और वहां पर क्या चीजें मिली हैं, अग्नि कुंड और वेदियां मिली हैं। 7 आयताकार अग्नि वेदियां भी देखने को मिली है। तो 7 आयताकार में आपके सामने जो क्या देखने को मिली है, अग्नि वेदियां। अग्नि वेदियां क्या होती हैं, जहाँ पे जो यज्ञ किया होगा या और कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे आपके सामने आग प्रज्वलित हुई होगी। समझ में आ गया? तो उसकी कोई राख की डेरी मिल गई होगी आपके सामने, कुछ जला हुआ कोई सामग्री मिल गई होगी। तो इससे पता चला कि 7 आयताकार वहां पर क्या थी, वेदियां भी देखने को मिली थी, जो संभवतः है धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ के लिए उपयोग में की गई होगी। और ऑब्वियसली बात है कि आग को जलाने के लिए क्या तो इंसान कोई धार्मिक कोई आयोजन किया होगा, किसी चीज का यज्ञ वगैरह करवाया होगा, या फिर काफी बार क्या होता है, लोग अग्नि को जलाकर आसपास में किसी समारोह का आयोजन करते हैं, है ना। मुख्यतः तो यही देखने को मिलता है, सर्दी वगैरह के मौसम में आपके सामने आग जलाकर क्या करते हैं, लोग आसपास बैठ जाते हैं। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार का आयोजन किया गया हो, या फिर कोई भी जो यज्ञ वगैरह किया गया होगा। अगले वाले पॉइंट की बात करें, नगर नियोजन की। भाई नगर किस प्रकार से बसाया गया था। भाई आज के समय आप अपने गांव को देखते हो, उसकी भी कोई बसावट है। आप बताते हो कि भाई हमारे गांव में ना एक मॉल है, हमारे गांव में एक स्कूल है, हमारे गांव में कॉलेज है, हमारे गांव में इधर की साइड लोग रहते हैं, बीच में खेती होती है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार की व्यवस्थित प्रणाली है। उसी तरीके से जो कालीबंगा सभ्यता है उसको भी, जो उसकी जो सभ्यता है उसको भी क्या किया गया था, उसके नगर को विभाजन किया गया था, उसको नगर का जो नियोजन किया गया था, किस तरीके से वहां पर लोग रहते थे। उनके नगर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दुर्ग जो वहां का हुआ करता था वो निचला नगर हुआ करता था। दुर्ग को किसको बोला जाता था, जो आपके सामने जो निचला भाग हुआ करता था ना, जहाँ जिससे लोग रहते थे, उसको दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और उसके दोनों ओर प्राचीन के घेरे हुआ करते थे, और दोनों ओर वहां पर क्या देखने को मिलता था, प्राचीर के घेरे देखने को मिलते थे। जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, और सड़कें वो आपस में क्या करती थी, आपके सामने समकोण है उस पर काटती थी। समझ में आ रहा? तो समझो आप इन सब चीजों को कि बहुत ही ज्यादा नगर है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। मतलब 2 भाग हुआ करते थे, एक हुआ करता था दुर्ग, दूसरा निचला इलाका। दुर्ग मतलब ऊंचा इलाका, समझ में आ गया, जहां पर समाज के कुलीन वर्ग को, राजा वगैरह, है ना, सामंत वगैरह या पैसे वाले धनवान लोग, जो सबसे ज्यादा नगर के लिए जरूरी लोग वो कहां पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे। और निचले इलाके में आम जनता रहा करती थी। समझ में आ गया? अच्छे से याद कर लेना, दुर्ग और निचला इलाका, निचला नगर हुआ करता था, और सड़कें वो किससे हुआ करती थी, समकोण पे काटती थी, और दोनों ओर प्राचीन से घिरे हुए रहते थे। भवन निर्माण की बात करें, कच्ची ईंटों का बहुतायत में प्रयोग होता था। जो कच्ची ईंटें आपके सामने सबसे ज्यादा उनका प्रयोग देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो कच्ची ईंटें हैं उनका उपयोग में किया गया है। तो ये भी समझो कि लोगों ने कच्ची मिट्टी ईंटें बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, और कुछ पक्की ईंटों का भी निर्माण शुरू है। तो आज के समय जिस प्रकार के अपन पक्की ईंटों से घर का निर्माण करते हो, वो आज से 1500-2500 ईसा पूर्व है। ईसा से भी पहले की बातें हैं ये। जिसमें ईसाई धर्म शुरू हुआ था उससे पहले तो हमारी सभ्यताएं बस गई थी, है ना। उससे भी 1500 वर्ष पहले हमने ईंटों का पक्का निर्माण सीख लिया था, और घर का निर्माण करना भी सीख लिया था। और मकान में कुएं और स्नान घर भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला है, आपके सामने मकान है उसमें कुएं भी हैं और स्नान घर भी दिखाई देता है। अन्य साक्ष्य की बात करें, बेलनाकार मोहरे देखने को मिलती हैं, जिसमें मेसोपोटामिया का प्रभाव देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, तांबे के उपकरण, मनके, चूड़ियां, शल्य चिकित्सा और खोपड़ी में छेद के प्रमाण मिले हैं। तो बेलनाकार मोहरे मिली हैं,
समझ में आ गया। जिसमें मेसोपोटामिया का प्रभाव, जो मेसोपोटामिया जो लोग थे उनका, उनसे जो व्यापार किया जाता था, इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। मिट्टी के बर्तन, समझ में आ गया आपके सामने, उस समय भी वो पोइट्री है वो करना जानते थे। तांबे के उपकरण, जो तांबे से बनी हुई चीजें, क्योंकि ताम्रकालीन सभ्यता इसलिए तो बोला गया इसको, चूड़ियां, है ना, जो कालीबंगा को तो जाना इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर काली चूड़ियां मिली थी। और शल्य चिकित्सा, खोपड़ी में छेद के प्रमाण मिले, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे जो शल्य चिकित्सा कहते हैं, चीर फाड़ के द्वारा अगर चिकित्सा की जाती है उसको शल्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा उसके भी प्रमाण देखने को मिले हैं। निकासी प्रणाली की बात करें, लकड़ी की नालियों का उपयोग देखने को मिलता है। तो जो लकड़ियां होती हैं उससे उसकी जो नालियां हैं उसका उपयोग किया गया है, ऐसे लगता है जैसे कि लकड़ी की नालियों से चीजों का निर्माण हुआ हो। अब बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, आहड़ सभ्यता की तरफ। कालीबंगा सभ्यता को अपने विस्तार से पढ़ा, अब अपन देखेंगे किसकी तरफ, आहड़ सभ्यता की तरफ। वहां पर क्या क्या व्यवस्थित रूप से चीजें मिलती हैं। ये पूर्णकालीन पूर्णतः ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका ये कहां पर बसी है आपके सामने, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले के जो आहड़ नदी है उसके किनारे बसी हुई है। समझ में आ गया, जो उदयपुर जो जिला है उसमें जो आहड़ नदी बहती है उसके आसपास इसका क्या होता है, इसका नगर नियोजन की बसावट देखने को मिलती है। कोई भी सभ्यता है, विशेषकर आपको पता है कि वो कोई ना कोई शहरों के आसपास ही उसका, नदियों के आसपास ही उसका क्या होगा, बसावट देखने को मिली है। ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, जिसको 2000 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें तांबे का जब आविष्कार हुआ तब भी उसी के आसपास की नगरी है ये देखने को मिलती है। इसका जो समय है वो 1200 से लेकर आप 2000 से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास का है, मतलब ये थोड़ी पहले की है। विशेषताओं की बात करें, क्यों इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र उपकरण, यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं। तो इस जो आहड़ सभ्यता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपके सामने जो तांबे के उपकरण है वो देखने को मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, छेनी है, ये आदि जितने भी आपके सामने उपकरण है सारे के सारे किसके बने हुए थे, आपके सामने तांबे के बने हुए थे। साथ के साथ यहाँ पर बटिया भी देखने को मिली। क्या देखने को मिली, कि बटिया भी देखने को मिली, जो किससे बनी हुई थी, आपके सामने तांबे की बनी हुई थी। यहाँ पे तांबे का प्रचुर मात्रा और धातु क्रम के उन्नत ज्ञान था। तो इस चीज से ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, आहड़ सभ्यता के लोग, इनको धातु से वस्तुओं के निर्माण के बारे में गहरा ज्ञान हुआ करता था। और यहाँ पर जितने भी उपकरण मिले वो किससे बने हुए मिले, आपके सामने तांबे से बने हुए मिले हैं। ग्रामीण सभ्यताओं की बात करें आपके सामने, कालीबंगा के विपरीत यहाँ पर एक कृषि पशुपालक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब अगर कालीबंगा में क्या था आपके सामने, कालीबंगा में आपके सामने कृषि के बारे में ज्यादा ज्ञान था। यहाँ पर क्या है, एक कृषि पशुपालक ग्रामीण सभ्यता थी। वहां पे नगर का शहरी तरीके से नियोजन था, शहरी तरीके से नियोजन था बिल्कुल, क्योंकि ऊपर दुर्ग था, नीचे आपके सामने नगर में लोग रहा करते थे, सड़कों का निर्माण था, समकोण पे काटती थी, प्राचीन में सारे लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पर कैसी सभ्यता है, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। समझ में आ गया, वहां पे नगरीय सभ्यता थी, अच्छे से याद करना। आहड़ सभ्यता कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है, जहां पर कृषि पशुपालक है वो रहते हैं। क्या रहते थे आपके सामने, कृषि पशुपालक है वो अपना जीवन यापन यहाँ पर करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी भिन्न थी। जो किस प्रकार से थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भिन्न देखने को मिलती है। भवन निर्माण से संबंधित चीजों को समझे अपन, पत्थर और कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं, पत्थर के बने हुए और कच्ची मिट्टी के मकान देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, जो कच्ची मिट्टी से इन्होंने मैंने बताया था ना, जो कालीबंगा सभ्यता, वहां पर कच्ची मिट्टी के साथ किसके, पक्की मिट्टी के भी वहां पर आपके सामने जो मकान देखने को मिले थे उन्होंने मिट्टी को पकाकर ईंटों का निर्माण करना सीख लिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं था, ग्रामीण सभ्यता थी तो कच्ची मिट्टी से कच्चे घर बना रखे थे, जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार मतलब एक साथ काफी लोग रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना गया।
एक मकान था जिसमें लगभग आपके सामने 6 चूल्हे देखने को मिले। मतलब एक मकान था आर्य सभ्यता में जहाँ लगभग 6 चूल्हे बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग एक घर में, काफ़ी जो परिवार है वो एक घर में आपके सामने रहते थे, इसलिए तो 6 चूल्हों की ज़रूरत पड़ी, वरना क्या ज़रूरत थी, आपके सामने एक चूल्हे से काम चल जाता। तो इसी चीज़ से ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जितने भी जो लोग रहते थे वो संयुक्त रूप से रहते थे। संयुक्त जो हमारी परिवार प्रणाली है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है मर्दांड। लाल काले मर्दांड विशेष रूप से उल्लेखनीय, मतलब ये इसको जो आपके सामने जो आप बोलते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं आपके घर में भी देखने को मिलते होंगे, जिसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, वो देखने को मिले, जिसको पोइट्री बोल सकते हो, गधे का छोटा रूप बोल सकते हो आप। समझ में आ गया? गधा होता है, उसका छोटा रूप देखने को मिलता है, जिसमें पहले के लोग चीज रखा करते ना, वो देखने को मिलते हैं और लाल व काले कलर के आपके सामने देखने को मिले हैं। जिसपे सफेद रंग से जो ज्योमितीय आकृतियां भी देखने को मिली है, तो वहां पर उस पर थोड़ी थोड़ी पोइट्री भी कर रखी है। समझ में आ गया आपके सामने? सफेद रंग से थोड़ा थोड़ा वहां पर पोइट्री भी कर रखी है। बहुत ही ज्यादा सुंदर आकृतियां देखने को मिलती हैं और लाल व काले कलर के मर्दान भी देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें वहां के लोग क्या आहार का उपभोग करते थे, तो यहाँ के लोग चावल और गेहूं से परिचित थे। तो यहाँ के लोग किस चीज को ज्यादातर खाते थे? गेहूं या चावल है उसको सबसे ज्यादा उपभोग करते थे। समझ में आ गया आपको सामने? किसका उपभोग करते थे सबसे ज्यादा? गेहूं, और जो चावल है उसका उपभोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। यहाँ पर आपके सामने चावल और जो गेहूं है उसके अवशेष देखने को मिलते हैं, और उनके अवशेषों से आपके सामने अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किसकी जो आपके सामने मुख्यतः जो भोजन लिया जाता था वो कौन सा था? चावल व गेहूं है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। अगले वाले प्रश्न की बात करें मिट्टियों की। विष्णु मिट्टी के वर्षभ, बुल, मन के आभूषण, जिसमें तांबा व सेल खड़ी आपके सामने देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? मिट्टी के, एक मिट्टी का बैल बना हुआ है, मन के बने हुए हैं, और आभूषण बने हुए हैं किसके? तांबे व सेलखड़ी के। तो देखो कितनी विकसित सभ्यताएं हो चुकी थी तब तक। यहाँ पर मिट्टी के उन्होंने सिर्फ बर्तन ही नहीं बनाए खाने रखने का, बल्कि बुल भी, मतलब एक बुल भी बना दिया है ना। साथ के साथ मन के झुमके या आभूषण है, तांबे के आभूषण भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारी सभ्यताएं आज के समय हम कितने ज्यादा विकसित हैं, तो हम आज से नहीं, बहुत पहले से ही हमारी सभ्यताएं बहुत ज्यादा विकसित रही हैं। और हमें धातुओं को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उनसे चीजों का निर्माण किया जाता है, इनके बारे में हमें ज्ञान बहुत पहले से ही था। अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं का निर्माण हुआ? सबसे पहले कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः देखने को मिलती थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता यही रही है कि वो कैसी थी? कृषि अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। और यही अर्थव्यवस्था कहां पर देखने को मिलती थी? कालीबंगा में भी, और यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है पशुपालन। साथ के साथ यहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन है उसका भी, पशुपालन भी किया करते थे। साथ के साथ धातु उद्योग है। धातु उद्योग कौन सा है मुख्यतः? आपके सामने कौन सा धातु उद्योग में? तांबर का जो उद्योग है वो मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा जो तांबा है उसका यहाँ पर निर्माण किया था लोगों ने, की वस्तुओं को देखने को मिलते हैं। दोनों सभ्यताएं राजस्थान के प्राचीन गौरव और तत्कालीन मानव जीवन, उसकी कला, कौशल व सामाजिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर दोनों सभ्यताएं हैं उसको अगर अपन विस्तार से पढ़ते हैं तो अपने को यही चीजें पता चलती हैं कि राजस्थान का जो प्राचीन गौरव है और जो तत्कालीन जो मानव जीवन है उसकी जो कला, कौशल और जो सामाजिक संरचना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको बहुत ही ज्यादा आपके सामने अगर आप अच्छे से समझो तो यहीं से आपके सामने जो सभ्यताएं, इससे आज आप वर्तमान समय में आप जितनी चीजें देखते हैं उसका निर्माण हुआ है। तो जहां पर कालीबंगा जो सभ्यता उसने नगरीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया, मतलब कालीबंगा ने क्या किया? आपके सामने नगरीय व्यवस्था का निर्माण किया। और आहट जो सभ्यता है इसने आपके सामने ताम्रकालीन, आपके सामने जो तांबे का जो ग्रामीण व्यवस्था है उसका निर्माण किया है। तो ये आपके सामने जो प्रमुख प्रश्न है कालीबंगा और आहट सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। तो बच्चों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका राजस्थान का इतिहास
का पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे संबंधित, इस पेपर से संबंधित अन्य वीडियो पहले करा चुका हूँ, जाकर जरूर से देख देना। पहला प्रश्न है, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो जो राजपूतों का जो शासन रहा और उसमें जो सामंतवादी जो समाज की जो व्यवस्था रही, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राजपूत प्रशासन और सामंतवादी समाज की संरचना मध्यकालीन राजस्थान की विशिष्ट पहचान थी, जो सैन्य संगठनों, भूमि व्यवस्था और सामाजिक सोपान पर आधारित थी। तो अगर अपन राजपूत जो प्रशासन है और जो सामंतवादी जो समाज है, उसकी संरचना कैसे रही, मध्यकालीन राजस्थान की सबसे ज्यादा पहचान रही। मतलब अगर अपन राजस्थान की बात करें और वहां पर राजपूतों के शासन की बात नहीं करें तो फिर शासन काल है वो अधूरा ही रहता है। क्यों, राजस्थान पे जितने भी थे उसमें से आपके सामने मुख्यतः आपके सामने मध्यकालीन जो राजस्थान रहा, उसमें राजपूतों ने बहुत लंबे समय तक राजस्थान पे राज किया। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे मेवाड़ की बात करें, चाहे मारवाड़ की बात करें, चाहे आपके सामने आमेर की बात करें, लगभग आपके सामने मुख्यतः राजपूतों का क्या रहा, शासन रहा। कहीं पर आपके सामने फिर गुजर, छोटे छोटे इलाकों में आपके सामने जाटों का भी देखने को मिलता है, गुजरों का भी देखने को मिलता है, मेनों का भी, मेना समाज है उसका भी देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं था जितना राजपूतों का था, जिसकी शासन प्रणालियां अलग अलग प्रकार की रही हैं। जिसमें से अगर अपन बात करें तो राजपूत जो प्रशासन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है राजा का केंद्रीय स्थान। तो जो राजा है उसका इसमें मुख्य स्थान रहा है। क्या है, राजा जैसे महारावल और राव, तो जो राजा हुआ करता था ना, उसको मुख्य केंद्र में रखा जाता था। ये क्या, अपन केंद्रीय प्रणाली की बात करें कि वहां पर किस प्रकार से जो पूरी की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, राजपूत प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसके बारे में अपन समझ रहे हैं। तो जो ये व्यवस्था हुआ करती थी, जैसा कि आपको पता है कोई भी राज्य होता है उसका राजा प्रमुख होता है, उसमें से जो राजपूत प्रशासन था उसमें उसको किस नाम से जाना जाता था, क्या तो महाराणा के नाम से जानते थे, या तो राव के नाम से जानते थे, या महारावल के नाम से जाना जाता था। वह राजा का मुख्य प्रशासक, सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और उसको क्या माना जाता था, काफी बार क्या तो खुद को राजा के रूप में घोषित कर लेते थे, या फिर राजा का मुख्य प्रशासक, मतलब राजा इतना ज्यादा योग्य नहीं है तो उसका जो मुख्य प्रशासक है, मतलब नाम का राजा है और उसकी जगह देखरेख करने वाला दूसरा व्यक्ति है। काफी बार चीजों को सेनापति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है वो इन सब चीजों को संभालता था। उसकी शक्ति वंशानुगत होती थी। तो आमतौर पर पता है भारत की जो शासन प्रणाली रही, वहां की विशेषता बस यही रही है कि हमारे यहाँ पर राजा कैसे हुआ करते थे, वंशानुगत से। पिताजी बना, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसके बेटे का बेटा है जो राजा बन जाता है। परंतु सामंतों का भी जो प्रभाव महत्वपूर्ण होता था। सामंत क्या होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, आपके सामने कुलीन वर्ग है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। भाई आपको पता है पैसे, जिनके पास पैसा है उनका ठाठ तो हमेशा से रहता है, तो सामंतों का भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलता था। सामंतवादी व्यवस्थाओं की बात करें, राजपूत प्रशासन का मूल आधार सामंतवादी व्यवस्था थी। अगर अपन गहराई से देखें, मूल में जाएं अपन, राजपूती जो प्रशासन है उसके अंदर, तो आपको हमको यही चीज पता चलती है कि राजपूत जो प्रशासन है उसका मूल आधार क्या था, आपके सामने सामंतवादी जो व्यवस्था है वो इसकी क्या थी, मूल आधार में थी। राजा अपने राज्य की जागीरों में बांटकर अधीनस्थ सामंत, जागीरदार व ठाकुरों को देते थे। जैसे क्या वो आपके सामने, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। समझ लो आप जयपुर से हो, अजमेर से मान लो आप, है ना। अजमेर तो खुद एक आपके सामने साम्राज्य ही, जो साम्राज्य रहा था, जहां पर क्या हुआ करता था आपके सामने, अजमेर के नीचे समझ लो 10 गांव आते हैं, उदाहरण के रूप में ले लो। तो वो क्या करते थे, खुद तो सारा जितना भी जो उनका साम्राज्य या राज्य जो भी आप मानते हो, वो खुद तो नहीं संभाल सकते थे, तो वो क्या करते थे, प्रांत मान लो जो भी आपको मानना है, उसमें 10 गांव में क्या करते थे, 10 गांव के अलग अलग लोगों को क्या बना दिया, आपके सामने जमींदार बना दिया, ठाकुर लोग, जो भी लोग वहां पर योग्य लोग हुआ करते थे, जिनको पता था कि हमारे गांव के बदले वहां से कर लेकर आ सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनका मुखिया घोषित कर दिया गया जाता था। तो ये समझ लो आज के समय जो सरपंच हुआ करते हैं ना, उसी समय उस राज्य के क्या हुआ करते थे, जागीर
सामंत, जागीरदार या ठाकुर हुआ करते थे। लेकिन आज का सरपंच तो आपको अब आकर टैक्स नहीं ले सकता। समझ में आ गया? अब तो टैक्स कौन लेती है? सरकार लेती है। उस समय कौन लेते थे? जितनी भी फसल हुआ करती थी उस पर टैक्स लेने का कार्य करते थे आपके सामने जागीरदार और ठाकुर। ये सामंत राजा के प्रति निष्ठावान होते थे। और भैया जी इनके इनका मुख्य कार्य ये सिर्फ कर लेना ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि राजा के प्रति निष्ठावान भी, मतलब राजा के जो कार्य हुआ करते थे, राजा पे कभी विकट परिस्थिति आ गई, राजा को अगर कहीं सहायता की जरूरत हुई तो ये हमेशा उनके साथ खड़े हुआ करते थे। और सैन्य सेवा और राजस्व प्रदान करते थे। इनका कार्य ये भी था कि राजस्व देना तो था ही, साथ ही साथ गांवों से इतने प्रकार की जो गांव, उनके जो गांव उनके नीचे आते थे या जमीन जितनी भी उनके नीचे आती थी, उस भूभाग में अच्छे लड़कों को सैन्य सेवा के लिए तैयार करना भी उनकी क्या थी? उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। सैन्य संगठन की बात करें, प्रशासन का बहुत बड़ा भूभाग सैन्य संगठन पर केंद्रित था। तो हमें आपको पता है राजस्थान आपके सामने जो राजस्थान सबसे पश्चिमी सीमा रही है भारत की, और ये एक ऐसा भूभाग था जहां बहुत आसानी से लोग क्या कर सकते थे, रेगिस्तान वाला इलाका था, तो जो आप इराक से है ना, मध्य एशिया से जितने भी आक्रमणकारी आया करते थे वो सारे राजस्थान के द्वारा ही भारत में घुसा करते थे। तो इस कारण क्या हुआ, हमेशा हमें बाहरी शक्तियों से भी उलझना पड़ा और जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उससे भी आपस में उलझना पड़ा, दिल्ली सल्तनत से भी हमें संघर्ष करना पड़ा। साथ के साथ राजस्थान की जो भूमि है भाई रणकुंभेरों की भूमि माना जाता है, जहां पर जो योद्धा थे उन्होंने कभी भी अपना क्या नहीं, स्वाभिमान को हमेशा ऊपर रखा, कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अगर हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध तो करने पड़ेंगे, और युद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए? सैन्य व्यवस्था चाहिए। तो उस सैन्य व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा जो भूभाग है, जो बहुत बड़े भूभाग है, उसको सैन्य संगठन को केंद्र में रखा जाता था। मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था के किसके लिए हुआ करती थी? आपके सामने सैनिक जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं उसके निर्माण में हुआ करती थी। राजा को अपनी निजी सेना हुआ करती थी। राजा है यहाँ पर आपके सामने राजस्थान में, राजा वो क्या करता था? अपनी निजी सेना उसका भी निर्माण करता था। और सामंत भी अपनी अपनी टुकड़ियां रखते थे, और जो सामंतवादी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां है उसको भी रखते थे। मतलब दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक तो राजा है वो खुद की सेना रखता था, दूसरी जो आपके सामने जो सामंत या जागीरदार है जिनको प्रत्येक गांव से नियुक्त किया जाता था वो क्या करते थे आपके सामने? वो भी अपनी छोटी छोटी सेना रखते थे, ताकि क्या, राजा को किसी भी विकट परिस्थिति में जरूरत पड़े तुरंत उसकी सहायता कर दी जाए। समझ में आ गया आपके सामने? दो प्रकार की सैन्य व्यवस्थाएं हुआ करती थी जो युद्ध के समय राजा को उपलब्ध कराते, और जैसे विकट परिस्थिति आती वो राजा को सहायता प्रदान करने का कार्य करते थे। सेना में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी व तोपखाने हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रकार की सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें सेना में पैदल लोग भी मिलते थे, घुड़सवार भी मिलते थे, हाथी और तोपखाने भी देखने को मिलते थे। तो आपको पता है राजस्थान के घोड़े हैं, मारवाड़ के या मेवाड़ के घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध घोड़े हैं। हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है भारत में सबसे हाथी देखने को मिलते थे, तो ये व्यवस्था भी थी हमारे पास। पैदल सेना तो हर सेना में हुआ करती है। और आपके सामने राजस्थान में तोपों का भी क्या था? प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? अगले वाली जो प्रणाली है खास करके मुगलों के बाद में तोपों का प्रयोग मुख्यतः हुआ है। राजस्व प्रणाली की बात करें, मतलब कर किस प्रकार से लिया जाता था? भूमि राजस्व है, भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। मतलब जितनी जो भूमि है उस पर जितना ज्यादा जो कर लिया जाता है उसको भू राजस्व के नाम से बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा मुख्यतः आपके सामने क्या हुआ करता था? मुख्य आपके सामने आय का स्रोत हुआ करता था, जो उपज के एक बड़े हिस्से में जैसे 1/3 या 1/2 के रूप में लिया जाता था। मतलब इसका उपयोग आपके सामने सबसे बड़े हिस्से में किया जाता था। मतलब क्या तो 50% आपके सामने कर लेते थे जमीन में उत्पादन का, या 33% जो आपके सामने, मतलब अगर आपके घर में अगर 3 बोरी हुई है तो आपको उसमें से क्या तो 1 बोरी ले लेंगे, अगर 4 बोरी हुई है तो उसमें से 2 बोरी आपकी गेहूं की ले लेंगे। समझ में आ गया? इसके अतिरिक्त व्यापार पर कर, चुंगी, ग्रह कर आदि भी लगाया जाता था। तो मतलब राजस्थान में कर तो काफी ज्यादा लिया जाता था, 50% तक कर होने के बावजूद उस पे व्यापार अगर कोई व्यक्ति करता तो उस पे भी कर लगता था, चुंगी लगती थी। चुंगी समझते हैं ना आप? आज के समय जो सेस टैक्स होता है आपके सामने, अब तो जीएसटी हो गया वो, है ना? और जो जीएसटी लगती थी उसी को चुंगी कर के नाम से जाना जाता है। अभी जीएसटी से पहले ये चुंगी कर लगता था अपने जो सामानों पर। और ग्रह कर, मतलब आप जो रहते हो राजस्थान में उसके लिए भी टैक्स देना होता था। न्याय व्यवस्थाओं की बात करें,
राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। तो अगर आपके सामने बात करें न्याय कौन करता था उस प्रणाली में, तो राजा है वही न्याय करने का कार्य करता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा ही जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो न्याय करने का कार्य करता था। उसकी सहायता के लिए दीवान और अन्य अधिकारी हुआ करते थे, और उसी की जो सहायता देने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए अन्य लोग वहां पर देखने को मिलते थे। ग्राम स्तर पर पंचायतें भी न्याय करने का कार्य करती थी, और जो ग्रामीण व्यवस्था थी वहां पर आपके सामने वो ग्राम पंचायतें भी क्या करती थी? आपके सामने न्याय करने का कार्य किया करती थी। जो परंपराएं, रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों पर आधारित हुआ करती थी। मतलब जो न्याय है, न्याय व्यवस्थाओं को अगर अपन व्यवस्थित रूप से बढ़े तो क्या देखने को मिलता है? न्याय कौन से चीजों से होता था? जो पहले की पुरानी परंपराएं हैं उसके आधार पे और रीति रिवाज व धर्म शास्त्रों के आधार पे किया जाता था। भाई राजस्थान में आपको पता है परंपराएं, आज भी अपन हमारे यहाँ पर न्याय किसके आधार पे होता है? सामाजिक परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाज जो चलते हैं यहाँ पर, और जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया उसके आधार पर न्याय किया जाता था। राजा की सहायता के लिए अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते थे, जैसे प्रधानमंत्री, सेना का प्रमुख, खजांची को कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अच्छे से समझना भाई, ये प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। फौजदार कौन हुआ करता था? पुलिस का जो प्रमुख हुआ करता था। खजांची कोष का अध्यक्ष, मतलब जो खजाने को संभालता था। बख्शी सेना का जो प्रमुख हुआ करता था वो, और दीवान कौन हुआ करता था? जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। आपके सामने सारी व्यवस्थाओं को जो संभालता था राजा के बाद में, वो बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट है सामंतवादी समाज और उसकी मुख्य विशेषता। जो सामंतवादी समाज देखने को मिलता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो राजा के बारे में पढ़ लिया। दूसरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद कौन सा हुआ करता था? यहाँ पर जमींदारों, जागीरों का या ठाकुरों का हुआ करता था। अब उसको, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला, पदानुक्रमित संरचना। राज्य में एक कठोर पदानुक्रम विभाजित था, जिसमें शीर्ष पर राजा, नीचे विभिन्न श्रेणियों के सामंत जैसे उमराव व गण अधिपति हुआ करते थे। मतलब एक फिक्स प्रकार की पद्धति चला करती थी राजस्थान में राजपूतों के शासन में, जहां पर सर्वोच्च स्थान किसका हुआ करता था? आपके सामने राजा का हुआ करता था। फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती थी। उमराव और गण जो गणाधिपति है उसके जो सामंत हुआ करते थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाहे उमराव हो गया, चाहे गणाधिपति हो गया, उनके नाम से जानते हैं। फिर जागीरदार और सबसे नीचे किसान व रैयत व आपके सामने सेवक वर्ग आते थे। तो मतलब पहले राजा आ गया आपके सामने, राजा, फिर सामंत जो उच्च कुल के सामंत हुआ करते थे उमराव के नाम से, या फिर जो गणाधिपति के नाम से जाना जाता है, फिर जागीरदार, और फिर उसके नीचे किसान आया करते थे। समझ में आ गया? ऐसे समझ लो राजा तो जो पूरे प्रांत पर राज्य कर रहे हैं। 10 गांव थे आपके सामने, उसमें से 5 गांवों पर क्या बना दिए गए? 5 गांवों पर 5-5 करके 2 उमराव बना दिए गए, है ना। 5 गांवों को एक उमराव संभालता है, 5 को दूसरा उमराव संभालता है। फिर उन 5 गांव में भी, उन 10 गांव में 10 जागीरदार संभाल दिए भाई, अलग अलग लोग, है ना, जो उन गांवों को संभालते थे। और फिर उसके नीचे रैयत या सेवक लोग आया करते थे, किसान लोग आया करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? भूमि संबंध की बात करें, सामंतवाद का आधार भूमि था। मतलब सामंतवादी परंपरा क्यों पनपी? क्यों जमींदारी परंपरा पनपी है आपके सामने? क्योंकि उनके पास क्या थी? जमीन थी। जिस व्यक्ति के पास भाई बड़ा भूभाग होता था, लोगों को किसानी करने के लिए उनसे जमीन लेते थे, और उसके बदले वो क्या देते थे? टैक्स देते थे। सामंतों को राजा से भूमि जागीर पर मिलती थी, और वे बदले में राजा को सैन्य सहायता और राजस्व देते थे। तो ऐसे हुआ करता था भाई, जो सामंत लोग हुआ करते थे, उनको क्या, राजा है वो वहां पर राज करता था, उसके बदले उन्हें जमीन देता था, बड़े भूभाग देता था, और उसके बदले वो उनको, राजा को क्या, सैन्य सहायता और राजस्व देने का कार्य करते थे। किसानों को भूमि पर अधिकार नहीं होता था, और वे सामंतों के अधीन हुआ करते थे। मतलब ऐसे समझ लो कि जो किसान हुआ करते थे उनके पास आपके सामने जमीन है, उसका अधिकार नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे? सामंत हो गए उनसे, और जो आपके सामने उनसे जमीन लेते थे, उनपे कृषि करते थे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं होता आज के समय आप किसी और की खेती किराए पर लेकर, खेत है किराए पर लेकर खेती करते हो, उस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। सैन्य वर्ग का प्रभुत्व देखने को मिलता था। राजपूत सामंत मूलतः एक सैन्य वर्ग था जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, मतलब सामंतों के भी अलग अलग वर्ग हुआ करते थे, उसमें राजपूत सामंत हुआ करते थे। वो किसके लिए यूज किए जाते थे? वो सैनिक को है,
सैनिक वर्ग के नाम से जाना जाता था, जो युद्ध और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। मतलब वो क्या करते थे, राजा हुआ करता था, उसको युद्ध कौशल में और सुरक्षा में मदद देने का कार्य करते थे। इस वर्ग का समाज में अत्यंत सम्मान था। तो ये जो राजपूत जो सामंत हुआ करते थे, इनका सबसे ज्यादा सम्मान देखने को मिलता था, क्योंकि भाई रक्षा करने का कार्य करते थे। और कोई बलशाली जो समाज होता है, सबसे शक्तिशाली समाज होता है, उसका सम्मान तो आपके सामने देखने को ही मिलता है। यही व्यवस्था वैसे भी देखने को मिलती थी राजपूत प्रशासन में भी। दूसरी बात है भाई, इसी समाज के सामने लगभग राजा भी हुआ करते थे, तो इनका सम्मान वैसे भी ज्यादा बढ़ जाता था। वंशानुगत पद्धति, सामंतों की जो पद्धति और जो जागीर है प्राय वंशानुगत हुआ करती थी। मतलब सामंत जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो पद्धति और जागीर है वो कैसे हुआ करती थी, वंशानुगत। मतलब भाई जैसे राजा वंशानुगत हुआ करता था, वैसे जागीरदार भी आप है वो वंशानुगत हुआ करती थी। एक को मिल गई तो फिर बाप को मिलने के बाद बेटे को, बेटे से उसके बेटे को जागीरदारी मिल जाती थी, जिसमें से एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग का निर्माण होता है। इससे क्या, एक शक्तिशाली एक धनवान साम्राज्य है उसका निर्माण हुआ, धनवान लोगों का एक जो निर्माण होता है, धनवान जो वर्ग है उसका निर्माण होता है आपके सामने, और वो राजा को आपके सामने पलटने के लिए दूसरे राजा का निर्माण करने में भी काफी बार काम आया करते थे। सामाजिक मर्यादा, समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए अपने अपने कर्तव्य और मर्यादाएं देखने को मिलती थी। तो भाई राजस्थान में परंपराएं हैं वो हमेशा से चलती आई हैं, और सामाजिक परंपराओं का हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा योगदान है। आज भी हम देखते हैं जो सामाजिक वर्ग वाली परंपराएं, जहाँ हर समाज है उसके अपने अपने कर्तव्य हुआ करते थे, और वो क्या हुआ करती थी, उनकी अपनी अपनी मर्यादा हुआ करती थी। हर समाज है वो अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करता था, हर समाज अपनी अपनी मर्यादाओं में रहता था। विवाह, खान पान और सामाजिक संबंधों में भी वर्ग और जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो आपको पता है, चाहे भाई खान पान जो आपस में लोगों किस प्रकार संबंध है, किस कौन लोग किसके साथ रहता है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभी चीजों में जाति है, वर्ग है, और जो आपके सामने उसका विशेष योगदान देखने को मिलता था। आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं, गांव है वो प्राय आत्मनिर्भर निकायां थी। अगर अपन व्यवस्थित रूप से देखें तो वहां के जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी वो प्रायतः आपको कैसी दिखने को मिलती थी, आत्मनिर्भर आपके सामने ग्रामीण व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। जहां कृषि मुख्य मुख्य व्यवसाय था, और जहां पर क्या देखने को मिलता था, जो कृषि व्यवस्था है वो यहाँ का मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय था, और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति स्थानीय कारीगरों द्वारा की जाती थी। तो गांवों के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे, साथ के साथ जो कुछ लोग कारीगर भी हुआ करते थे, जो स्थानीय आसपास लोगों पे मजदूर भी मिल जाते थे। छोटे मोटे कार्य लोग व्यापार भी कर लिया करते थे, छोटा मोटा। जाति व्यवस्थाओं की बात करें, जाति व्यवस्था समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। राजस्थान की बात करें और राजस्थान में रहने वाली जातियों की बात नहीं करें तो ये कुछ अधूरा सा लगता है प्रशासनिक व्यवस्था में। राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व था, आज भी राजस्थान में जातियों का बहुत ज्यादा महत्व है, जो विभिन्न व्यवसाय व सामाजिक स्तरों पर निर्धारित होती थी। और आपके सामने जो क्या होती थी, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सामाजिक स्तरों को निर्धारित करने का कार्य करती थी। तो निष्कर्ष की बात करें, राजपूत प्रशासन और सामंतवादी जो समाज व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उसने किसका निर्माण किया, आपके सामने सैन्य शक्तियों का निर्माण किया, भूमि संबंधों का निर्माण किया, और एक कठोर जो सामाजिक पदानुक्रम है उस पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन जो राजपूती जो व्यवस्था है उसमें जो सैन्य शक्तियों है उसका निर्माण करना, भूमि संबंध हो गए, और एक कठोर सामाजिक पद्धति हमारे भारत में देखने को मिलती थी। खास करके राजस्थान में जो राजपूती जो शासन था उसमें ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। अपन ने विस्तार से पढ़ा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके जाना, आपके सामने देखने को मिलेगा ये प्रश्न। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उससे संबंधित आपके सामने जो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक जागरणों के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण है उसके क्या क्या प्रमुख कारण रहे हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें प्रजामंडल की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक जागरण है वो 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखने को मिलता है। मतलब राजनीति का जागरण है वो आपके सामने कब देखने को मिलता है, राजस्थान में 19वीं सदी में उसकी शुरुआत होती है, और 20वीं सदी के आरंभ से आपके सामने
देखने को मिलता है आपके सामने। मतलब जो अगर अपन बात करें तो 1858 की क्रांति से आपके सामने जो चीजें शुरू हो गई थी और जो आपके सामने 1900 में भी देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप हुआ जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजा मंडलों की भूमिका मुख्य रूप से थी, जिसमें जिसने इसको जन्म दिया। तो आपके सामने जो प्रजा मंडल थे अलग अलग प्रकार के, उन्हीं की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही आपको इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों के निर्माण करने में। आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो आपको ये वाली पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। अगला प्रश्न है राजनीतिक जागरण के कारण। तो किस किस प्रकार से जो राजनीतिक जागरण देखने को मिलता है हमारे समाज में प्रजा मंडलों के द्वारा, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, मतलब ऐसा समाज के लोग जो आपके सामने पढ़े लिखे हुआ करते थे, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, उनसे उनका इस समाज से जो इन जो प्रजामंडलीय व्यवस्था हुआ करती थी उससे उनका क्या हुआ, उनका उदय देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त वकील, शिक्षक, पत्रकार और सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग थे उसका उदय देखने को मिला। मतलब क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो आपके सामने जो लोग हुआ करते थे, भाई अंग्रेजों ने जैसे आधुनिक शिक्षा लेकर आए तो धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय जो लोग है वो शिक्षित होना शुरू हो गए। धीरे धीरे लोगों ने आधुनिक शिक्षा को सीखा, पाश्चात्य शिक्षा को सीखा, जहां से वहां की जो न्याय करने की जो प्रणाली है, लॉ को सीखा, विज्ञान को सीखा, तकनीक को सीखा। तो धीरे धीरे भारतीय लोग शिक्षित हुए और उनको भी ज्ञान होने लगा। तो इससे क्या हुआ, वकील, शिक्षक और पत्रकार और जो सरकारी कर्मचारी जैसे जो वर्ग हैं, जो सरकार के अलग अलग प्रकार के विभाग में काम किया करते थे, उनका उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जनता को जागरूकता मिले। अब भाई गांव में अगर एक व्यक्ति भी पढ़े और वो भी सफल हो जाए तो उसको देखकर 5-6 लोग और भी क्या होते हैं, उसी दिशा में प्रयास करते हैं। तो यही है, लोग में गांव में आसपास में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आने लगे, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य किया। तो दूसरे लोगों को क्या मिली, प्रेरणा मिली इस चीज से। अगले वाली बात करें, आर्य समाज और मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव भी देखने को मिला। आर्य समाज जैसे बौद्धिक सुधारक आंदोलनों ने अंधविश्वास को चुनौती दी। तो आपके सामने जो आर्य समाज, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो समाज के निर्माण की गई, उन जैसे समाज, उस समाज की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि वो क्या कर सकें, समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं अलग अलग प्रकार की, उनको ध्वस्त किया जा सके, उनके विरुद्ध लड़ा जा सके, उनके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा सके। तो भाई समाज में धीरे धीरे चेतना फैलनी शुरू हुई कि हम जो कुरीतियां हैं, जाति पाति है, महिलाओं के विरुद्ध में जो अत्याचार हो रहे हैं, है ना, जो हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इस वजह से हम गुलाम हैं, अंग्रेजों से पहले हम अपनी परंपराओं के गुलाम हैं, तो हमें इन परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। तो इन जो आर्य समाज जैसे जो समाज हुए, उनके जो धर्म सुधार हो गए, या इन सब आंदोलनों ने क्या किया, जो अंधविश्वास देखने को मिलते थे उनको तोड़ने का कार्य किया। साथ के साथ राष्ट्रीय चेतना, अब जब लोग समाज में लोग परंपराओं से मुक्त होते हैं तो उनको राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा तेजी से फैलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के प्रसार पर ज्यादातर ध्यान दिया। मतलब जो ईसाई मिशनरी होते हैं उन्होंने भी क्या किया था, जो शिक्षा है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। समाचार पत्र और जो साहित्य है उसकी भूमिकाएं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों ने रियासतों में रियासती शोषण और ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। तो जो मीडिया है, कहीं की भी देख लो, आज के समय की या पहले की, मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान होता है। कोई भी देश है उसके लोगों के परसेप्शन निर्माण का, परसेप्शन क्या होती है, विचारधारा के निर्माण करने में, लोगों को सोचने और समझने की शक्ति देने का कार्य किसका होता है, आपके सामने मीडिया का कार्य होता है। तो उस समय आपके सामने सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, टीवी भी नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास क्या हुआ करते थे, समाचार पत्र आया करते थे, जिसमें राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र निकलते थे। और उन्होंने क्या किया, जो समाचार पत्रों ने जो रियासती शोषण है और ब्रिटिश नीतियां हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ी। जिसमें क्या, जनता में जो राजनीतिक अलग अलग प्रकार की जो चेतना है वो देखने को मिलती है, जिसमें विजय सिंह पथिक, केसरी लाल बारठ जैसे साहित्यकारों ने
क्रांतिकारी साहित्य रेखा, जिसमें विजय सिंह पथिक का प्रमुख रूप से नाम आता है और केसरी सिंह बारट हैं, जैसे आपके सामने जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका प्रमुख रूप से नाम देखने को मिलता है। ये प्रमुख दो साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी देखने को मिलता है इस आंदोलनों में। युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को अपने अधिकारों की जागरूकता होने लगी। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने जो सैनिक थे वो बाहर गए, विदेशों में गए और वहां पे उन्होंने युद्ध लड़े, तो बाहर के जो सैनिक थे, बाहरी जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान हुआ और उन्हें पता चला कि किस प्रकार से फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे साम्राज्यों में क्रांतियां देखने को मिली। तो उन्हें क्या हुआ, अपने अधिकारों के बारे में, लड़ने के बारे में सतर्क हुए, जागरूक हुए और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। और जब कोई एक समाज का एक वर्ग उठ खड़ा होता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो आपके सामने जो चाहे कितने भी मजबूत शासन प्रणाली हो वो कमजोर होती है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर राजस्थान की रियासतों तक भी पहुंच चुकी थी। मतलब आपके सामने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसमें से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो राजस्थान की जो अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उस तक उसकी पहुंच है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई थी, जिससे जनता ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई। जिसमें आपके सामने क्या देखने को मिला, जनता है वो क्या धीरे धीरे अपने अलग अलग प्रकार के जो उसके अधिकार हुआ करते थे उसके बारे में वो लड़ना शुरू कर देती है, अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू कर देती है। अगले वाला पॉइंट है रियासतों का शोषणकारी शासन। अधिकांश रियासतों में निरंकुश शासक जागीरदारों और सामंतों द्वारा किसानों और आम जनता का आर्थिक शोषण किया जाता था। तो जो अधिकांश जो रियासतें देखने को मिलती थी वो क्या करती थी, आपके सामने निरंकुश शासन प्रणाली है चलाने का कार्य करती थी। समझ में आ गया? और जो जागीरदार और जो सामंत लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपके सामने आम जनता का आर्थिक शोषण भी किया करते थे। तो उसके बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया, अपने अधिकारों के बारे में जनता जो है वो जागरूक हो गई कि किस प्रकार से आपके सामने अंग्रेज ही नहीं, आपके सामने जो रियासतें हैं वो भी हमारा शोषण कर रही हैं, वो भी हमें क्या कर रही हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जिसमें से जो जगीदार हुआ करते थे, जो बड़े भूमि भूभाग पर जो काम करवाने, कृषि करवाने वाले लोग हुआ करते थे, वो बेकार करवाते थे। मतलब मुफ्त में आपके सामने लोगों से बिना कोई पैसे दिया लोगों से कृषि करवाने का कार्य या अन्य कोई कार्य करवाते थे, जिससे राजनीतिक दमन होता था, जिससे लोगों को क्या अपने आप को शोषित महसूस करते थे और आम जनता में अब धीरे धीरे शोषण बढ़ना शुरू हो गया। किसान आंदोलन की बात करें, अलग राजस्थान में अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन भी देखने को मिले, जिससे आपके सामने जो साम्राज्य है उसमें अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं फैलने लगी। बिजोलिया आंदोलन, बेगी आंदोलन, बूंदी आदि के किसान आंदोलनों ने क्या किया, जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया आपके सामने। तो अलग अलग प्रकार के आंदोलन है, जिसमें बिजोलिया आंदोलन हो गया, बेगू आंदोलन हो गया, बूंदी आदि के जो किसान आंदोलन है, क्या 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 जनता को अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ना सिखाया। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडल की भूमिका। तो जो अलग अलग प्रकार के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो प्रजामंडल है उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनता को संगठित करना। प्रजामंडलों का गठन विभिन्न रियासतों में हुआ। तो जो अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल हुआ करती थी उनका जो गठन किस लिए होता है, अलग अलग प्रकार की जो रियासतें हैं उनमें उनका गठन होता है। जैसे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल है, अलग अलग प्रकार के जो प्रजामंडल है उनका उसमें निर्माण हुआ, जिन्होंने रियासती जनता को संगठित कर उत्तरदायी शासन की मांग की। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रकार की जो रियासतें हुआ करती थी उन सब जनता को एक जगह इकट्ठा करके संगठित करके उनको क्या किया, उनको एक करके संगठित करके लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक किया। अगले वाला क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करना। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की तर्ज पर रियासतों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था। तो प्रजा अलग अलग प्रकार के प्रजामंडल देखने को मिलते थे। उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से जो ब्रिटिश भारत की तर्ज पे उन्होंने
मतलब ब्रिटिशों ने अलग अलग रियासतों का निर्माण किया, उसी तरीके से प्रजामंडलों ने क्या किया कि कैसे लोगों को विकास अच्छे ढंग से किया जाए। समझ में आ गया? जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, ऐसे नहीं कि अब जो प्रजामंडल है वो भी लोगों के शोषण का कारण बन जाए, ऐसा नहीं। जो प्रजामंडल है उसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो संरक्षित रहे, हर लोग है वो आपके सामने अपने अधिकारों के लिए उनको अधिकार मिले। नागरिक अधिकारों की मांग, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों की मांग की। तो अलग अलग प्रजामंडल है, उन्होंने क्या किया, जो सरकार है उससे मांग की कि उन्हें अभिव्यक्ति मतलब बोलने का, मतलब अगर वो सरकार के खिलाफ बोलना चाहे और किसी चीज पर बोलना चाहे तो उसका उनको अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र जो सभाएं करने का उनके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता भी उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं तो उसके बारे में इन्होंने मांग करनी शुरू की कि जो सभाएं हैं उसकी जो उनके पास अधिकार होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति जो बोलने की स्वतंत्रता उनके पास होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो उनके द्वारा मांग की गई, लोगों के पास इन सब प्रकार की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रजामंडल में, ताकि लोग है वो सरकार के सामने अपनी बात रख सके। ऐसे नहीं कि जो जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी जहां पर जो लोगों को राजा के सामने बात रखने की क्या हुआ करती थी, अधिकार नहीं हुआ करते थे। जागीरदार प्रथा का विरोध करना, प्रजामंडल ने किसानों पर हो रहे अत्याचार, बेगार व जागीरदार प्रथा का विरोध किया। मतलब जो प्रजामंडलीय जो व्यवस्था थी वहां पर क्या हो रहा था, जो किसानों पे जो अलग अलग प्रकार के जो अत्याचार हो रहे थे, बेगार और जो जागीरदारी प्रथा जो चल रही थी उसका उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। और वहां पर क्या, उन सब जो किसान हुआ करते थे उन पे जो अत्याचार होते थे उन पर उनका विरोध किया। उनके विरोध प्रदर्शन में उनको जो इस प्रकार के जो वो बेकार कराते थे, लोगों को उत्पीड़ित करते थे, लोगों से शोषित करते थे, अधिक कर वसूलते थे, इन सब चीजों का विरोध करके इन प्रथाओं में लोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। अगला क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव। प्रजामंडल आंदोलन ने स्वयं को अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो जो प्रजामंडल आंदोलन है इसने क्या किया, खुद को जो अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब भारत की जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे इस खुद को जोड़ने का कार्य किया। जो प्रजामंडल आंदोलन ने ये किया कि जो खुद को अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हुआ करते थे उससे खुद को जोड़ा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों से प्रेरित थे। तो जितने भी प्रजामंडल है, जो कांग्रेस आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जो नेतृत्व कर रही थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित थे। और गांधी जी के जो अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग था, मतलब अहिंसा के माध्यम से आपके सामने स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग है, उसके मार्ग पर चले ताकि हिंसा ना फैले और ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचे। संघर्ष और बलिदान, प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने रियासती शासन और ब्रिटिश सरकार के दमन का शासन किया। जो प्रजामंडल जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्या किया, जो रियासती शासन है और ब्रिटिश सरकार का दमन करने का कार्य किया। क्यों, धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने सुधारा, समाज को सुधारा, जागीरदारी प्रथा को खत्म करने का कार्य किया, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। तो इस और शिक्षा देने का कार्य किया, लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। तो लोग धीरे धीरे खुद जागरूक होना शुरू हो गए, उन्हें लगा कि अब ये हमारे मसीहा हैं और हमें ब्रिटिश को बुखार फेंकना है। तो इससे क्या आपके सामने ब्रिटिश सरकार है वो धीरे धीरे राजस्थान में कमजोर होने लगी। अलग अलग आंदोलनों में कई नेताओं को कहां पर जेल में भी जाना पड़ा और उनके बलिदानों ने जन आंदोलन को और मजबूत किया। जब कोई भी नेता आपके बीच का जो लोग हैं जो आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो उनको क्या कर दिया जाए, उनको पीड़ित किया जाए, तो आपके अंदर एक अलग ही ज्वाला उठती है, आप और ज्यादा आक्रोशित होते हो, आप और ज्यादा क्या होते हो, मजबूत होते हो। एकीकरण की भूमिका, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में एकीकरण में प्रजामंडल के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें जो प्रजामंडल है उसके जितने भी नेता है, इन्होंने जो आपके सामने राजस्थान के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया और एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। राजस्थान में राजनीतिक जागरण में जन सामान्य को अपने अधिकारों, स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है, आपके सामने ये जो आंदोलन है इनका, जो प्रजामंडल का जो आंदोलन उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रजामंडल ने इस जागरण को एक संगठित और प्रभावी आंदोलन के रूप में देखकर
स्वतंत्रता तथा रियासतों को एकीकरण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो सिर्फ प्रजामंडलों ने लोगों को जागरूक ही करने का कार्य नहीं किया, स्वतंत्रता दिलाने की बात में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ के साथ लोगों को जागरूक किया और आपके सामने जो रियासतें हैं उनको एकीकरण में भी प्रजामंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अब आपके सामने समझ में आ गया होगा किस प्रकार से राजनीतिक जागरण में और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रजामंडलों की क्या भूमिका थी, अपन ने विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो वहां पर राजस्थान का इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होंगे सारे के सारे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में किए गए प्रतिरोधों की विवेचना कीजिए। तो महाराणा प्रताप के द्वारा जो मुगल साम्राज्य है उसके लिए जितने भी जो इन्होंने संघर्ष किए उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है, फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोने पर सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपके सामने हिस्ट्री सर्च कर लेना है। सिर्फ हिस्ट्री सर्च करोगे तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पे क्लिक करना है और इसको ऐसे करके आपके सामने पढ़ लेना है। समझ में आ गया? तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नीचे हाइप वाला बटन दिखाई दे रहा है, प्लीज सारे के सारे स्टूडेंट है उसको जरूर से दबा देना। चलो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में जो प्रतिरोध है वो भारतीय इतिहास के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्र प्रेम को दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान को रणकुंभेरों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आपके सामने? क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो संघर्षशील योद्धा थे, उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की किसी व्यक्तित्व की। उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा जिसने आपके सामने जो सर्व अन्याय करने वाली सत्ता है उससे हमेशा संघर्ष किया। तो मुगलों के सामने बहुत से राजस्थान के जो रजवाड़े थे, उनके जो मुखिया थे, राजा थे, प्रांतों के राजा थे, जमींदार थे, जो भी मान लो आप, वो क्या कर ली थी उन्होंने, उनकी मुगल के जो राजा अकबर थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने उनकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके बीच में, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में जीवन पर्यंत तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन फिर भी उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। किसकी? आपके सामने महाराणा प्रताप की। तो मुगल जो महाराणा प्रताप है उनका जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में जो प्रतिरोध संघर्ष देखने को मिलता है वो क्या है? भारतीय इतिहास के शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्र प्रेम को अद्वितीय अध्याय है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया भारतीय इतिहास में वो अद्वितीय, उसके समान आपके सामने कुछ भी नहीं है। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तार के समक्ष झुकने से इनकार कर उन्होंने अपने आजीवन अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया? अकबर क्या करता था? अकबर ने किसी राजा को जीतने के बजाय उसको क्या कर लेते, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, कुछ प्रकार से उनके कर ले लेता था ताकि वो उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करता था। लेकिन जो महाराणा प्रताप है उसने अपनी स्वाधीनता को चुना, मतलब मैं स्वतंत्र रहूंगा और जो मेवाड़ मेरी भूमि है वो किसी के सामने, उनकी जनता है जिनका प्रतिनिधि मैं हूं, मैं उनको उनके सामने झुकने नहीं दूंगा। प्रतिरोध के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। पहला जो अधीनता स्वीकार नहीं करना। जब अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो आप सबको पता है भाई राजस्थान के लगभग आपके सामने जितने भी सरदार थे सबने क्या कर ली थी, अकबर है उनकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। तब महाराणा प्रताप ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब क्या क्या आपके सामने महाराणा प्रताप है वो व्यक्ति निकल कर आए जिन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, नकार दिया था। उन्होंने व्यक्तिगत स्वाभिमान और मेवाड़ की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने क्या किया कि मेरी जो जनता है वो किसी के समक्ष झुकेगी नहीं, हमारी जो स्वतंत्रता है वो सबसे ऊपर है, हमारी जो स्वतंत्रता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपना राज्य स्वयं चला सकते हैं, हम किसी जो मुगल साम्राज्य उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे।
अकबर अकबर द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावों को मानसिक भगवत दास टोडरमल के माध्यम से उन्हें ठुकरा दिया। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने अकबर के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें जो मानसिंह है, भगवत दास और टोडरमल ने के माध्यम से अकबर ने बहुत सी बार आपके सामने महाराणा प्रताप के समक्ष संधि के प्रस्ताव रखे कि आप हमसे संधि कर लीजिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम आपके सामने जो संधि का प्रस्ताव रखा। लेकिन अकबर जो महाराणा प्रताप है, उन्हें किसी भी प्रकार की संधि नहीं करनी थी। उन्होंने क्या किया, आपके सामने उनकी अधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। बहुत सी बार प्रयास किए गए अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576, उसमें क्या है, यह महाराणा प्रताप के जो प्रतिरोध का चरमो उत्सव था। मतलब यह महाराणा प्रताप है, उनके द्वारा जो अकबर है उसका जो जब उन्होंने उनकी संधि को स्वीकार नहीं किया, तब अकबर उन पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। यद्यपि सैन्य शक्ति और संसाधनों में मुगल सेना हमेशा क्या थी, आपके सामने अधिक शक्तिशाली थी। तो मेवाड़ भाई एक छोटा सा क्षेत्रीय क्या था, आपका सामने साम्राज्य था, जो प्रांत था। और वहीं पे आपके सामने जो मुगल साम्राज्य है वो बहुत बड़ा भाई, पूरा संपूर्ण भारत पे राज्य करने वाला राज्य था। तो उनके पास अधिक संसाधन भी थे, उनके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। मुगल सेना जो मानसिंह के नेतृत्व में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, परंतु आपके सामने जो प्रताप की छोटी सेना और छापामार रणनीति के बल पे उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने तब भी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने तब भी क्या किया, डटकर जो आपके सामने अकबर के सामने जो युद्ध है उसके करने की रणनीति बनाई। और इस युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा और क्या करना पड़ा, आपके सामने जो अकबर की सेना है वो देखो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी जो आपके सामने जो मेवाड़ के जो राजा थे आपके महाराणा प्रताप, उनके सामने उनको क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। परंतु मुगलों को भी भारी क्षति हुई। मतलब महाराणा प्रताप की सेना भी कुछ पीछे हुई, लेकिन उतना ज्यादा आपको क्या क्या किया गया, उतनी क्षति है मुगलों को भी देखने को मिली और उन्हें भी थोड़ा बैकलैश या पीछे हटना पड़ा। और वे प्रताप को अधीन नहीं कर पाए, और जो महाराणा प्रताप है उनको उनकी अधीनता नहीं स्वीकार करा पाए, उनको झुका नहीं पाए, उनको हरा नहीं पाए। यह युद्ध एक निर्णायक सैन्य विजय भले नहीं रहा, परंतु प्रताप के लिए संकल्प और दृढ़ को जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। माना कि आपके सामने जो महाराणा प्रताप है वो उस युद्ध में विजय नहीं रहे, अंततः उनकी हार देखने को मिली। लेकिन उन्होंने जो प्रताप है, जो महाराणा प्रताप है, उनका जो दृढ़ संकल्प था मेवाड़ की जनता के प्रति कि मैं जीवन में आपके सामने मृत्यु स्वीकार कर लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ये सिर्फ मेवाड़ की जनता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, यहाँ पर जो सिर्फ राजस्थान मेवाड़ की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी जो महाराणा प्रताप है वो उनके इस संघर्ष के लिए उनको जाना जाता है। अगला पॉइंट है छापामार युद्ध पद्धति और जंगल पहाड़ों का आश्रय होना। हल्दी घाटी के बाद में प्रताप ने अरावली की जो पहाड़ियां हैं और घने जंगलों को अपना आधार बनाया। तो यहाँ से जो महाराणा प्रताप है, जब युद्ध में जब उन्हें पराजय की दृष्टि देखने को मिली, तब उन्होंने क्या किया, अपना जो उन्होंने अपना आश्रय कहाँ पर बनाया, जो जंगल हुआ करते थे, घने जंगलों में जाकर रहने लगे और अरावली जो पर्वतमाला उसमें रहने लगे। उन्होंने वहां पर युद्ध रहकर छापामार युद्ध पद्धति गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। तो आपके सामने आपको पता है भाई, पहाड़ों के गोरिल्ला पद्धति क्या होती है, जिस तरीके से गोरिल्ला बंदरों के होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी अपनी शिकार करना होता है तो वो क्या पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और नीचे से जब उस पेड़ के नीचे से कोई वस्तु जाती है तो उसका शिकार कर लेते हैं। मतलब उनको किसी भी चीज चाहिए होती है तो एक पद्धति होती है, एक प्रकार की गोरिल्ला पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो उसी पद्धति को अपनाया उन्होंने छापा मार के युद्ध के माध्यम से। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और वे मेवाड़ के भीतरी इलाकों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए। माना कि वो भारी रूप से थोड़ा उनको क्षति पहुंचाया, उनको नुकसान पहुंचाया उनको, लेकिन अंदर जो मेवाड़ के अंदर वो पूर्ण रूप से नियंत्रण हासिल नहीं कर पाए। जीत तो गए मुगल सेना, लेकिन पूर्ण रूप से मेवाड़ पे कभी भी वो अपना आधिपत्य है वो नहीं स्थापित कर पाए। इस दौरान महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, कष्ट झेले, परंतु अपने लक्ष्य से विचलित नहीं। देखो महाराणा प्रताप चाहते तो बहुत आसानी से आपके सामने अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को चुना। उन्होंने घास की रोटियां खाई, कष्ट झेले, संघर्ष किए, लेकिन उनका जो लक्ष्य था उससे वो कभी भी विचलित नहीं हुए। भामाशाह का सहयोग।
कठिन समय में जब आर्थिक संकट आया तब उनके मंत्री भामाशाह ने उनको सारी संपत्ति दान कर दी। आपको पता है भाई, जो जागीरदारी परंपरा देखने को मिलती थी राजस्थान में, जिसमें जो आपके सामने जो राजा हुआ करता था वो अपने छोटे छोटे ठाकुर या जागीरों को क्या देते थे, जमीन देते थे, जिसके बदले वो क्या करते थे, वहां से कर वसूलते थे। तो ऐसा ही जो सामंतवादी पद्धति के आग जागीरदार थे मंत्री भामाशाह, उन्होंने क्या किया कि जब बहुत विकट समय आया, जब उनको जरूरत थी महाराणा प्रताप को, तब भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति उनको दान कर दी, ताकि महाराणा प्रताप है वो अपनी जो सेना है उसको पुनः आपके सामने गठित कर पाए, पुनः उनको एक जगह एकजुट कर पाए और संघर्ष कर पाए। यह दिखाता है कि प्रतिरोध को आम जनता और उनके सहयोगों का पूर्ण समर्थन मिला। मतलब आपके सामने जो महाराणा प्रताप है उसकी विचारधारा से, उनके जो संघर्षशील पद्धति है, जो विचारधारा है, उससे पूरी की पूरी मेवाड़ की जनता है वो उनके साथ एकजुट खड़ी थी उनके साथ। फिर अगला युद्ध होता है दिवेर का युद्ध है, 1882 में देखने को मिलता है। यह महाराणा प्रताप के प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मतलब जो दिवेर का जो युद्ध है आपके सामने 1882 का, यह महाराणा प्रताप का जो संघर्ष का, प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया, और इसमें यहाँ पर क्या है, उन्होंने मुगल सेना को हराने का कार्य किया। उनकी संघर्ष है उसकी विजय देखने को मिलती है। उन्होंने मुगल थानों पर पूर्ण अधिकार कर लिया और संघर्षशीलता और मुगलों की चुनौती देने का क्षमता का प्रमाण था। और उन्होंने जो इतने दिन तक अरावली में रहकर जो संघर्ष के दिन बिताए थे, उनको उनके जो संघर्ष है उसकी विजय होती दिखाई दी। इस युद्ध में उन्होंने जीत लिया, जहां पर मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था जिन जिन स्थानों पर, उन स्थानों को जीतकर एक बार फिर पर मेवाड़ पर उन्होंने क्या किया, मेवाड़ को फिर से थोड़ा बहुत स्वतंत्र, मुगलों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। यह उनकी संघर्षशीलता और मुगलों को चुनौती देने की क्षमता का प्रमाण था। मतलब जो वो संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, वो और जो मुगलों को चुनौती दी थी उसका ये प्रमाण है। मेवाड़ की पुनः विजय। दिवेर की विजय के बाद प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। उन जो मेवाड़, जो इस दिवेर के युद्ध के बाद में मेवाड़ का लगभग क्षेत्र था, उस पर इन्होंने क्या कर लिया, आपके सामने महाराणा प्रताप का लगभग हर क्षेत्र पे उनका पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। लेकिन चित्तौड़गढ़ और जो मांडलगढ़ के दुर्ग हैं उनको वो नहीं जीत पाए थे। चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, और जब वो पहले उनका जो आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उनका जो क्या हुआ करता था, किला हुआ करता था, उसको वो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने चावंड जो जगह है उसको अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया। महाराणा प्रताप का जो संघर्ष देखने को मिलता है, प्रतिरोध देखने को मिलता है मुगल सेना के प्रति, वो सिर्फ एक संघर्ष ही नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि प्रेम का एक सशक्त प्रतीक है। मतलब आपके सामने ये सिर्फ एक अन्याय नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपके सामने एक स्वाभिमान की लड़ाई है, एक वास्तविकता की संघर्ष की, स्वाभिमान की लड़ाई है, जिसमें आपके सामने सशक्त शक्ति का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष देने पड़े, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमान को चुनता है तो उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके बलिदान और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक प्रकार की प्रेरणा के रूप में काम किया कि जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, अगर आप अपने दृढ़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चित हो तो आप जीवन में अवश्य उस चीज को प्राप्त करके रहोगे। वे किसी के अधीन न रहकर अपनी पहचान और स्वायत्ता बनाए रखने का प्रतीक बन गए। और उन्होंने क्या किया, वो चाहते तो किसी के भी अधीन रहकर अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन सब चीजों को नहीं चुनकर उन्होंने स्वायत्ता, मतलब स्वतंत्र रहने का, स्वाभिमान को चुनने का प्रयास किया। तो ये आपके सामने महाराणा प्रताप है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में किए गए उनके प्रतिरोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में मैंने बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूफी मत, विश्नोई और आर्य समाज जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की क्या भूमिका रही, इसके ऊपर आपको विस्तृत रूप से बताना है। राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों को ने समय समय पर समाज में सुधार और चेतना जागृत करने में भूमिका को अदा की है।
तो आपके सामने राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए, उन्होंने क्या किया, समाज में समाज सुधार का कार्य किया और समाज में चेतना लाने का कार्य किया। मतलब लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया, लोगों को आपके सामने चेतना देने का कार्य किया कि आप सब लोग जीवन में क्या कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप सब लोगों के जो समाज में कुरीतियां देखने को मिलती हैं, समाज में जो कमियां देखने को मिलती है, इन समाज में कुरीतियां कमियों को समाज से दूर हटाकर समाज में नई चेतना, नई विचारधारा, समाज में जो धर्म में आडंबर, झूठ, पाखंड देखने को मिलता था, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ आपके सामने क्या हुआ करता था, अत्याचार हुआ करते थे, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने क्या किया, समाज में सुधार लाने का कार्य किया। इस सुधार में अलग अलग शाखाएं रही, जिसमें से सूफी मत, जो मुस्लिम संप्रदाय है, उसके अंदर आपके सामने सुधार के लिए सूफी जो धारा है, जो सूफी आंदोलन चलता है, उसके द्वारा आपके सामने समाज में बदलाव देखने को मिलता है। भारत जो राजस्थान में जो समुदाय है, उसमें विष्णोई संप्रदाय की जो आपके सामने जो प्रकाष्ठता देखने को मिलती है, एक आंदोलन के रूप में आता है, जिसने क्या किया, आपके सामने समाज को सुधारने का कार्य किया। फिर आपके सामने आर्य समाज है, वो हिंदू धर्म से ही निकला एक विचारधारा आर्य समाज, जिसने क्या किया, समाज में मूर्ति पूजा, धर्म, जातिवाद जैसी चीजों पर जो प्रमुख आंदोलन है, उसके सामने आपको बराबरी का हक दिलाने का कार्य किया। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला सूफी मत। मध्यकाल में राजस्थान में सूफी मत का व्यापक प्रभाव रहा। मतलब अगर मध्यकाल जो की बात करें आपके सामने, उस समय राजस्थान में जो सूफी मत है, जो सूफी लोग हैं, उसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सूफी लोग हैं उनके द्वारा कि भाई राजस्थान में किस तरीके से मुस्लिम लोग हैं, है ना, जो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती है, उनकी तो दरगाह भी राजस्थान में देखने को मिलती है। जो सूफी मत किससे मतलब था, जो मुस्लिम लोग धर्म था, उसके अंदर जो कुरीतियां देखने को मिलती थी, उनको एक बदलने का, उनको कम करने का प्रयास किया, उनको हटाने का प्रयास किया सूफी मत के द्वारा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सूफी मत का एक प्रमुख केंद्र बनी, और जो सूफी विचारधारा है उसका प्रमुख केंद्र के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनकी दरगाह के रूप में देखा जाता है। आज भी पूरी दुनिया से मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है वो, और सिर्फ मुस्लिम धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म के अनुयायी भी इस जगह पर आते हैं, जहां से चिश्ती संप्रदाय का प्रचार हुआ। और वहां से क्या, आपके सामने जो चिश्ती संप्रदाय है उसको अपनी प्रकाष्ठा, अपनी एक उच्चतम स्तर तक पहचान बनाने में मदद मिली। विशेषताओं की बात करें, मानवीय एकता, सूफियों ने ईश्वर की एकता और मानव के बीच में प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया। तो जो सूफी हैं, सूफी लोगों ने क्या किया कि जो सारे ईश्वर हैं एक हैं, समझना, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, सभी ईश्वर हैं वो एक है। सबका जो क्या है आपके सामने लक्ष्य, मानव कल्याण करना सबका लक्ष्य है। और सभी लोगों के बीच में जो मानव है, इस जो आपके सामने मानव है, उन सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ के साथ सहिष्णुता और भाईचारे का भी संदेश देने का कार्य किया गया कि सभी लोगों को क्या रहना चाहिए, एक साथ एकजुट रहना चाहिए और सहिष्णुता के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जो जाति, धर्म और वर्ण के बंधनों से परे था, और लोगों को ये बताया कि सभी लोगों को एक साथ एकजुट रहना चाहिए, जिसमें जाति, धर्म, वर्ण है, उन सब चीजों के जो बंधन से है, इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें जीवन में एकजुट रहने का सभी लोगों को क्या दिया, संदेश दिया गया। सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों के बीच में सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब जो हिंदू व मुस्लिम लोग हैं, सभी लोगों को एकजुट रहने का उन्होंने संदेश दिया कि सभी लोगों को जीवन में एकजुट रहना चाहिए। साथ के साथ सभी संप्रदायों के बीच में जो सांस्कृतिक समन्वय है, सभी लोगों को जो सांस्कृतिक रूप से एक रहने के लिए सभी लोगों को क्या किया, प्रेरित किया। और उनकी दरगाह सभी लोगों के लिए आस्था केंद्र है। तो मैंने बताया ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं, मुस्लिम लोग ही नहीं, आपके सामने और धर्मों के लोग, सभी धर्म के लोग हैं, वो जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और अपनी अरदास करते हैं। तो उन्होंने क्यों ऐसा हो पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि जो चिश्ती संप्रदाय है या फिर जो सूफी आंदोलन है, उसमें क्या हुआ, आपके सामने
सिर्फ मुस्लिम लोगों के ही सामने जो धार्मिक विचारों को प्रभावित करने का कार्य नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म पर भी उसका खासा प्रभाव पड़ता है। क्यों? उसमें किसकी बात की गई? हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता की बात की गई। जब सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है उस समय मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो साम्राज्य है उसको वो देखने को मिलता था भारत में, और वो उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो बहुसंख्यक की जो जनसंख्या थी हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य किया था। तब सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है और सभी लोगों को क्या किया जाता है, एक रहने का संदेश दिया जाता है, जिससे काफी राजा प्रभावित भी होते हैं और उससे सिर्फ मुस्लिम लोगों पर नहीं, हिंदू लोगों की विचारधारा पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। सामाजिक समरसता। सूफी संतों ने अपनी सरल भाषा, संगति, कव्वाली और भक्तिपूर्ण जीवन शैली के माध्यम से आम जनता को आकर्षित किया। तो उन्होंने क्या किया, जो सूफी संत हैं उन्होंने अपनी जो सरल भाषा का उपयोग करके संत और कव्वाली के माध्यम से क्या किया, भक्तिपूर्ण जीवन के माध्यम से आम जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया। तो इनका जोर किस पे था? इनका जोर भी जो मुस्लिम सूफी आंदोलन के जो लोग जितने भी संत हुए उनका जोर किस पे था? जिस तरीके से आपके सामने हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के जितने संत थे उन्होंने क्या कहा कि आप भक्ति करो, ईश्वर के प्रेम में, उनका रूप चिंतन में, उनके नाम स्मरण पर ज्यादा जोर दो। तो यही चीज इन्होंने की। आपके सामने जो सूफी संत हुआ करते थे इन्होंने मुस्लिम धर्म में जो कव्वाली सुनते हैं ना आप, जितनी भी, नुसरत अली खान को आपने सुना होगा, वो कव्वाली हो गई, भक्तिपूर्ण जीवन जीना हो गया, है ना, भगवान का आराध्य जो उनके ईश्वर हैं उसका रूप चिंतन करना हो गया, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। तो इससे क्या हो गया, आपके सामने उनसे ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़ती चली गई। क्यों? एकदम सरल स्पष्ट भाषा में चीजों को समझाया जाता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनता वो उनसे आकर्षित होती थी। उन्होंने गरीबों, दलितों और शोषित के प्रति क्या रखी, सहानुभूति व्यक्त की। तो उन्होंने क्या किया, आपके सामने जो गरीब जनता थी, दलित और जो शोषित वर्ग है उनके प्रति उन्होंने अपनी जो सहानुभूति है उसको दिखाया। प्रभाव की बात करें, सूफी मत ने राजस्थान के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को समर्थ करने का प्रयास किया। मतलब सूफी जो मत है उसने क्या किया, राजस्थान और जो सामाजिक व धार्मिक जो ताना बाना देखने को मिलता है उसको मजबूत व समृद्ध करने का प्रयास किया, और भक्ति आंदोलन के साथ मिलकर समाज में आध्यात्मिक जागृति फैलाई। क्या किया इन्होंने, जो समाज का जितना भी जो ताना बाना था, समाज में जो जितनी भी समृद्धि है उसको फैलाने का कार्य किया। अगला संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर जम्बोजी के द्वारा विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत देखने को मिलती है। तो विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत कब देखने को मिलती है? 15वीं शताब्दी के आसपास आपके सामने जो गुरु जम्बोजी है उनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में से एक था। तो यह आंदोलन आपके सामने राजस्थान में किस चीज के लिए प्रचलित है? आपको पता है विश्नोई संप्रदाय है वो आपके सामने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषकर से किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। क्यों राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत हुई? क्यों? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम, मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत जोधपुर, आपके सामने जोधपुर गंगानगर में जो हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलती है, नागौर, जहां पर विशेष करके आपके सामने पर्यावरण संरक्षण की खास जरूरत थी। तो उसी समय आपने विश्नोई संप्रदाय की शुरुआत होती है जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। विशेषताओं की बात करें पर्यावरण संरक्षण, जो विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम बनाए गए 20+9, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पे अधिक जोर था। तो इनके द्वारा जितने भी नियम बनाए गए उसमें सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया गया? पर्यावरण का जो संरक्षण है इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें वृक्षों को नहीं काटना, मतलब हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, खास करके तो खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में एक किस रूप में पूजा जाता है? एक आपके सामने ये सिर्फ वृक्ष नहीं है बल्कि उनका पूजा स्थल है। जैसे तुलसी को पूजा जाता है वैसे ही खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में पूजा जाता है। वन्य जीव जैसे चिंकारा और हिरण की रक्षा करना, और उनका लक्ष्य क्या था कि जो चिंकारा और जो हिरण है उसकी रक्षा करना भी उनका प्रमुख लक्ष्य था। जल को संयमित उपयोग करना और प्रदूषण से बचना, और उनका क्या लक्ष्य था कि जो जल है, जो पानी है, उसको संयमित रूप से, व्यवस्थित रूप से उपयोग करना और प्रदूषण से बचना। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पानी है,
पर्यावरण और जल की खास करके संकट है, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए और इनके जो संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं उनको साफ संदेश दिया गया कि आपको जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। सामाजिक सुधार। जम्बोजी ने मांसाहार, धूम्रपान व नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों का खंडन किया। उन्होंने क्या किया, समाज में जो बुराइयां होती हैं, है ना, वो सिर्फ पारंपरिक बुराइयां नहीं होती, बल्कि अपनी आचार विचार व्यवहार संबंधित बुराइयां भी देखने को मिलती हैं। उसमें से मांस खाना, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशाखोरी जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनका भी इन्होंने खंडन किया। उन सब चीजों पर भी उन्होंने क्या किया, उन पर विरोध किया। उन्होंने शुद्ध जीवन शैली, सत्य बोलना और सादगी पर बल दिया। उन्होंने किस चीज पर बोल दिया कि इंसान को कैसा जीवन शैली जीनी चाहिए, शुद्ध जीवन को जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, जीवन में हमेशा सत्य को बोलना चाहिए, सत्य वचनों को धारण करना चाहिए और सादगी पूर्ण जीवन है उसको जीने पर जोर देने का प्रयास किया। जातिहीन समाज। विश्नोई का समाज है वो जाति पाति के भेदभाव में नहीं मानता है। तो आपको पता है राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर जातियों का बहुत महत्व है, जहां पे उच्च जाति निम्न जाति का बहुत विशेषकर ध्यान देखने को मिलता है। तो उस समय विश्नोई संप्रदाय है उसकी शुरुआत होती है और इन्होंने जाति पातियों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि जाति पाति सब, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है, सभी लोग बराबर हैं और सभी मनुष्य को समान मानता है। इसीलिए भी ये आपके सामने ज्यादा प्रचलित हुआ ये संप्रदाय। प्रभाव की बात करें, विश्नोई संप्रदाय ने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी परंपरा स्थापित की। तो विश्नोई संप्रदाय है, इसकी विशेषता इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसने जो राजस्थान है उसमें पर्यावरण संरक्षण है उसको सिर्फ एक उसकी रूपरेखा नहीं रखी, बल्कि उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का कार्य किया। उनकी प्रेरणा आज भी लोग प्रकृति के लिए बलिदान देते हैं। तो आज उनके द्वारा आज भी जो उनकी विचारधारा है उसको लोग मानते हैं और लोग प्रकृति के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अमृता देवी विश्नोई है, उनका बलिदान है वो उसने समाज में नैतिक मूल्य और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा दिया। तो उन्हीं के जो अनुयायी थी अमृता देवी विश्नोई है, उन्होंने खेजड़ी बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने को चुना। समझ में आ गया। तो उन्हीं के अनुयायी है जो काफी अनुयायी हुए, उन्होंने पर्यावरण के लिए खुद की जीवन तक को भी त्यागने के लिए पीछे नहीं हटे। तो यही है, इस जैसी विचारधारा के जो पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा है उसको राजस्थान में काफी बढ़ावा मिला। आर्य समाज की बात करें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राजस्थान में धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुधारों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 19वीं शताब्दी की बात करें जहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज है उसमें राजस्थान में धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक सुधारों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो आप सबको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद ने अपने अधिकांश जीवन किसके लिए गुजारा, राजस्थान में गुजारा और जहां उनकी मृत्यु हुई। मतलब स्वामी दयानंद ने क्या क्या आपके सामने अपना जो जीवन है उसको लगभग अपने जो जीवन है उसको राजस्थान में गुजारा और उनकी मृत्यु भी कहाँ देखने को मिली, राजस्थान में ही जीने को मृत्यु को प्राप्त हुई। यहीं पर वो उन्होंने बहुत से संत सम्मेलनों में हिस्सा लिया, वाद विवाद में हिस्सा लिया, काफी सारा जीवन उन्होंने यहीं पर बिताया। विशेषताओं की बात करें आर्य समाज की, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो, मतलब आर्य समाज वो किसको मानता है, वेदों को खास करके मानता है। तो उनके द्वारा जो नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो और वैदिक धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनको पुनः स्थापित करने का कार्य किया। मतलब आर्य समाज के द्वारा जो सिद्धांत थे वेदों की ओर लौटो और वैदिक धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनको पुनः फिर से स्थापित करने का कार्य किया। उसने मूर्ति पूजा, कर्म कांड व अवतारवाद और अंधविश्वासों का विरोध किया। तो उनके द्वारा आर्य समाज में वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया उसमें वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने का कार्य किया। उसने मूर्ति पूजा करना, कर्म कांड, अवतारवाद व अंधविश्वास जैसे जो आपके सामने क्रियाकलाप हैं उनके खिलाफ क्या क्या पूर्ण रूप से पुरजोर आपके सामने विरोध करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार की बात करें, आर्य समाज ने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया।
तो आर्य समाज में उन्होंने क्या किया, बाल विवाह हो गई, सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई और जातिगत जो भेदभाव है उन सब चीजों को बहुत ही लोगों के सामने कड़े विरोध के रूप में दिखाया। उनका विधवा पुनः विवाह करना, स्त्री शिक्षा को समर्थन देना और समाज में स्त्रियों का सुधार करना। तो आर्य समाज में जो बाल विवाह जैसी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी प्रथाएं थी, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं थी, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया और जो विधवा पुनः विवाह है और शिक्षा, जो स्त्रियों की शिक्षा है, उन सब चीजों का समर्थन किया। मतलब समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त थी उन सब बुराइयों को उन्होंने क्या किया, उन सब बुराइयों को उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। उन सब बुराइयों को विरोध में उन्होंने चीजें की। और जो समाज में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते थे, जैसे बाल विवाह हो गए, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो गई, सती प्रथा हो गई, जब महिलाओं को न चाहते हुए भी उन्हें अपने प्राणों को त्याग करना पड़ता था अपने पति की मृत्यु पर, पर्दा प्रथा हो गई, जो महिलाएं उनको पर्दा लगाना पड़ता था और जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलता था, इन सब चीजों का उन्होंने कड़े रूप से विरोध किया। साथ के साथ महिलाओं को फिर से विवाह करवाना, स्त्री शिक्षा, उन सब चीजों का इन्होंने बहुत ही विस्तार से क्या किया, समर्थन करने का प्रयास किया। शिक्षा का प्रसार, आर्य समाजी शिक्षण संस्थान है जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल है, जहां पर स्वामी दयानंद के जो विचारधारा आर्य समाज के जो स्कूलें हैं उन्होंने शिक्षा प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, जो दयानंद एंग्लो स्कूल है उसकी विशेषताएं यही हुआ करती थी, वहां पर आपको जो पुरानी जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसकी चीजें भी पढ़ाई जाती थी और जो आधुनिक शिक्षा है उनको भी पढ़ाया जाता था। तो दोनों की दोनों चीजें हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती थी। इससे क्या, जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी जागरूकता मिलती है। स्वदेशी और राष्ट्रवाद, आर्य समाज ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और भारतीय संस्कृति पे गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने क्या किया कि जो आर्य समाज है उसने जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो हमारी खुद की वस्तुएं हैं, उसको किस तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए और भारतीय जो संस्कृति है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, इन सब चीजों पर जोर देने का प्रयास किया। जिससे क्या आपके सामने राष्ट्रीय जो चेतना है उसको बल मिलता है। इससे क्या होता है, आपके सामने जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय विचारधारा है, उसको बल मिलता है। प्रभाव की बात करें, आर्य समाज ने राजस्थान को एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, जो हमारा राजस्थान है वहां पर एक तार्किक विचारधारा और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको समाज में आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वासों को चुनौतियां मिली। जिससे क्या आपके सामने समाज में अलग अलग प्रकार का जो अंधविश्वास फैला हुआ था उस समय, उनको उखाड़ फेंकने में मदद मिली। अंधविश्वास है उनको चुनौतियां दी। मूर्ति पूजा, धर्म, जाति पाति, खास करके महिलाओं से संबंधित जितनी भी कुरीतियां थी उनको हटाने का इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। इसने राजनीतिक और सामाजिक जागरण को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो इससे क्या आपके सामने राजनीतिक और जो सामाजिक जागरण है उसको भी हटाने में काफी ज्यादा योगदान मिलता है। इन तीनों आंदोलनों ने अपने अपने तरीके से राजस्थान में समाज में परिवर्तन किए और जो ये तीनों आंदोलन देखने को मिले, आर्य समाज, विष्णु संप्रदाय और सूफी मत हो गया, इन तीनों के द्वारा आपके सामने राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो समाज है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नैतिक मूल्य की स्थापना और सामूहिक चेतना जगाने कार्य किया। और उन्होंने क्या किया, जो समाज है वहां पर जो सामूहिक चेतना होती है उसको भी फैलाने का कार्य किया, जिससे एक प्रगतिशील और जागरूक समाज का निर्माण हो। जिससे क्या आपके सामने एक प्रगतिशील समाज का और एक जागरूक समाज का निर्माण होता है। तो ये था आपके सामने जो प्रश्न है, राजस्थान में जो सूफी मत है, विश्नोई संप्रदाय और आर्य समाज जैसे जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रहे उनकी क्या भूमिका रही, उसके विस्तार से पढ़ा आपने। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अन्य प्रश्न मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप जरूर से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ के साथ ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके सामने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। राजस्थान में व्यापारिक मार्ग एवं कर प्रणाली पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में व्यापार किस प्रकार से होता था, व्यापारिक मार्ग किस प्रकार से होते थे और कर प्रणालियां किस प्रकार से होती थी, इन सब चीजों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल
एवं मध्यकालीन राजस्थान अपने भौगोलिक स्थिति एवं खनिज संपदा के कारण व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो प्राचीन और जो मध्यकालीन राजस्थान देखने को मिलता है, मतलब जो प्राचीन काल का जो राजस्थान था और उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी और वो खनिज संपदा के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। ना सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि आज भी प्रसिद्ध है। भैयाजी, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज वस्तुएं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ व्यापार से संबंधित मार्ग और कर प्रणालियों की एक जटिल स्वरूप विकसित हुआ। मतलब यहाँ पर आप अगर राजस्थान की बात करो तो यहाँ पर व्यापारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं, व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं और कर प्रणालियों का एक संगठित स्वरूप देखने को मिलता है, एक जटिल प्रणाली वो देखने को मिलती है। भाई जहां पर आपको पता है भाई खनिज होते हैं वहीं पर व्यापार होता है। तो पहले के समय राजस्थान में और मध्य एशिया से आने वाले जितना भी जो मार्ग होता था वो कहां से गुजरता था, आपके सामने राजस्थान से गुजरता था। साथ के साथ जो गुजरात में आपके सामने पोर्ट लगता है, उस गुजरात में पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी आपको राजस्थान से गुजरना पड़ता था। तो इसीलिए राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोणों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमेशा से। व्यापारिक मार्गों की आपके सामने बात करें, आयात व निर्यात। राजस्थान मुख्य रूप से खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व संगमरमर, नमक, ऊंट, घोड़े व हथियार व हस्तशिल्प का व्यापार करता था। तो राजस्थान में आपको पता है तो खनिज है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे तांबा हो, चाहे सीसा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे संगमरमर हो, ये सब खनिज है राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में बहुत पुराने समय से ही पाए जाते हैं। तो थे तो पहले से ही, इसलिए और साथ के साथ हम उस पद्धति को भी जानते थे जिससे हम खनिजों को बाहर निकाल लेते थे। राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। हमारे यहाँ के ऊंट हो गए, घोड़े हो गए और हथियार, जो निर्माण की कला है वो हमारे पास हुआ करती थी। राजस्थान आज भी अपनी हस्तशिल्प कला है, हाथ से निर्मित होने वाली वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, आभूषण है, उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ से अफीम, मसाले एवं नील जैसे उत्पाद भी निर्यातित किए जाते थे। तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ करता था वो आपके सामने खेती के लिए बहुत अच्छा उपयोगी जगह है, जहां पर आपके सामने अफीम, मसाला व नील जैसे उत्पादन है उसका आपके सामने उत्पादन होता था। साथ के साथ हम दूसरी जगह निर्यात भी करते थे। आयात में मुख्य रूप से आपके सामने विलासिता वस्तुएं, विदेशी कपड़े, मसाले व कीमती पत्थर शामिल है। और हम अपने भारत में अपने जो राजस्थान है वहां क्या चीजें मंगाते थे, भोग विलासता की चीजें होती थी, जो आपके सामने उपभोग की चीजें होती थी उनको ज्यादातर मंगाते थे, जिसमें से आपके सामने विदेशी कपड़े हो गए, मसाले हो गए और कीमती पत्थर हो गए, वो विशेषकर मंगाए जाते थे। व्यापारिक मार्ग की बात करें, आपके सामने मारवाड़ी, जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसे व्यापारिक समुदाय राजस्थान में जाने जाते हैं। आपको पता होगा राजस्थान का जो समुदाय, मारवाड़ी समुदाय, उसको आज भी किसके लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है। तो कोई तो आपके सामने विशेषता रही होगी, तभी राजस्थान के व्यापारियों को एक अलग पहचान मिली। क्यों? राजस्थान में व्यापार बहुत ही समृद्ध तरीके से होता था। सिर्फ मारवाड़ी नहीं, उसके अलावा जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसा जो समुदाय है, ओसवाल जैसा जो समुदाय है जिसको राजस्थान की व्यापार की क्या माना जाता था, रीढ़ की हड्डी माना जाता था, व्यापार को मुख्य रूप से व्यापार देखने को मिलता था, जिन्होंने देश विदेश में अपनी व्यापारिक दक्षता स्थापित की। और जहां पर उन्होंने क्या की, देश विदेश में जाकर व्यापारिक रूप से काफी पैसे कमाने का कार्य किया। वस्तुओं की बात करें, मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में अनाज, नमक, मसाले, कपास, ऊनी वस्त्र और पशुधन, चमड़ा उत्पाद एवं धातु निर्मित वस्तुएं शामिल थी। तो उनके द्वारा जो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं करती थी, जैसे अनाज, नमक, मसाले, कपास और ऊनी वस्त्र हैं, उन सभी चीजों को आपके सामने हमारे यहाँ पर क्या किया जाता था, उन सबको व्यापारिक वस्तुओं को आयात व निर्यात किया जा सकता था, जिसमें चमड़ा उद्योग उत्पादन है वो मुख्य रूप से शामिल है। व्यापारिक मार्गों की बात करें, भौगोलिक स्थिति, राजस्थान में उत्तर भारत और गुजरात के बंदरगाहों के बीच में स्थिति होने की वजह से, तो मैंने आपको बताया ना, राजस्थान उत्तर भारत और जो गुजरात का जो बंदरगाह होता था उसके बीच की जगह होती थी, जहां राजस्थान बीच में पड़ता है, तो वहीं से क्या व्यापारिक मार्ग गुजरता है। तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा भी था। तो उत्तर भारत के खास करके जो आपके सामने दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हैं उनको बाहर अपना ट्रेड करना पड़ता था, बाहर से वस्तु मंगानी पड़ती थी, तो गुजरात पोर्ट पे आती थी और गुजरात पोर्ट से आपके सामने कहां पर आती थी, आपके सामने दिल्ली सियासन तक आती थी। तो उसके बीच में राजस्थान से गुजरना पड़ता था और उस मार्ग में उनको क्या लेते थे, वो
टैक्स लिया जाता था। पश्चिमी भारत में मध्य एशिया और पूर्वी भारत तक जाने के अनेक व्यापारिक मार्ग राजस्थान से गुजरते थे। तो अगर मध्य एशिया में जाना होता था, इराक जाना होता था, सऊदी हो गया आपके सामने, यूएई हो गया, उस क्षेत्र में अगर आपको जाना होता था तो आपको बहुत से मार्ग कहां से होकर गुजरते थे? राजस्थान के मार्ग से होकर ही गुजरते थे। प्रमुख मार्गों की बात करूं, दिल्ली गुजरात मार्ग, यह दिल्ली से मेवाड़ तक, मारवाड़ तक, जोधपुर, मेड़ता होते हुए गुजरात के बंदरगाह तक जाता था। तो पहला मार्ग निकलता था आपके सामने गुजरात से, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मार्ग। ये कहां से गुजरता था? दिल्ली से मारवाड़, खास करके जोधपुर, मेड़ता होते हुए, नागौर वाले हिस्से से होते हुए आपके सामने एक खंबात और सूरत तक जाता था। तो ये वो मार्ग था जिसके माध्यम से दिल्ली सल्तनत के जितने भी साम्राज्य, राज्य हुआ करते थे, वो क्या करते थे? अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे, व्यापार को सुदृढ़ करते थे। अगला है मालवा राजपूत मार्ग। मालवा से मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए ये मार्ग गुजरात तक पहुंचता था। तो एक मार्ग और निकलता था मालवा राजपूत मार्ग। ये क्या करता था आपके सामने? मालवा से मेवाड़ होते हुए, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए ये मार्ग कहां तक पहुंचता था आपके सामने? गुजरात तक पहुंचता था। तो एक और मार्ग था आपके सामने मालवा राजपूत मार्ग, ये आपके सामने चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए भी गुजरात तक पहुंचने का कार्य करता था। तो दिल्ली से गुजरात जाने के राजस्थान में दो मुख्य मार्ग थे। एक तो आप जोधपुर से होकर अगर जाना चाहते हो तो पंजाब और जो आपके सामने जम्मू कश्मीर वाला इलाका था वहां से लोग आते थे, हरियाणा से, तो वो इस जोधपुर, नागौर से होते हुए आपके सामने खंभात गुजरात तक जाते थे। दिल्ली, यूपी, बिहार के जो लोग आते थे वो कौन सा मार्ग आपके सामने? मालवा से मेवाड़ वाला रास्ता चुनते थे, जहां पे चित्तौड़गढ़ व उदयपुर से होकर गुजरते थे। अगले वाला है सिंध पंजाब मार्ग। एक और मार्ग निकलता था सिंध पंजाब मार्ग। सिंध और पंजाब से राजस्थान के पश्चिमी भूभाग से होकर व्यापारिक क्षेत्र जाता था। तो जो सिंध और पंजाब से होकर आपके सामने सिंध वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, पहले क्यों पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां से निकलकर जो मध्य एशिया के जो लोग हुआ करते थे वो सिंध से होकर पंजाब में जाते थे और अन्य रास्तों तक व्यापार होता था। सुरक्षा और चौकियां, इन सब व्यापारिक मार्गों पर नाकों पर दुर्ग होते थे जहां पर कर वसूला जाता था। तो भाई आपको पता है कोई भी व्यापारी जा रहा है तो उसको डाकू से लूटने का खतरा रहता था, तो वो क्या चाहते थे? अपनी सुरक्षा। और सुरक्षा जैसे जाते थे, सुरक्षा के लिए जो अलग अलग जितने व्यापारिक मार्ग होते थे यहाँ पर अपने राजा अपने सुरक्षा कर्मी लगा के रखते थे और उसके बदले क्या लिया जाता था? टैक्स है वो लिया जाता था, जिसके बदले आपके टैक्स के बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। हालांकि डाकुओं और स्थानीय कबीलों से सुरक्षा एक चुनौती बनी रहती थी, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में डाकुओं की जो प्रभुता देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी आपके सामने कर के बदले क्या किया जाता था? व्यापारिक सुरक्षा दी जाती थी। कर प्रणाली की बात करें, सबसे पहले है भू राजस्व। यह राज्य की आय का सबसे बड़ा प्रमुख हुआ करता था। तो राजस्थान में किस प्रकार की कर प्रणाली चलती थी उसको समझेंगे। पहला है लैंड रेवेन्यू, जो खेती की जाती है, खेती घर भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसको भू राजस्व के नाम से जाना जाता है। राज्य की सबसे प्रमुख आय में से कौन सा होता था आपके सामने? भू राजस्व है, जो उपज के एक हिस्सा जैसे 1/3, 33%, 25% और 50% तक आपके सामने लिया जाता था। मतलब 3 बोरी है तो 1 ले ली, 4 बोरी है तो 1 ले ली और 2 बोरी हुई है तो उसमें से 1 ले ली। समझ में आ गया आपके सामने? आधा, 1/4 और 1/3 हिस्सा इसको बोला जाता है, जिसे लाग या भूग के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान में जो कर राजस्थान के कृषि पर उपज होने वाले चीजों से लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भाग या भूग के नाम से कहा जाता है। ये नगद या वस्तु के रूप में हो सकता था। क्या तो इसको नगद रूप में लिया जाता था या आपके सामने वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। वाणिज्य कर की बात करें, व्यापारिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो जो लोग जो आपके सामने जो राजा है वो व्यापार करते थे उन पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। पहला है दान व चुंगी। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाली वस्तुएं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? दान या चुंगी के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, राजस्थान से गुजरात अगर कोई चीज लेके जा रहे हो तो इसके बीच में जो चीज लेके जाई जाती है उस पर टैक्स लगता था। आज के समय जो जीएसटी लगती है ना, तो ये समझ लो उस समय की जीएसटी हुआ करती थी। समझ में आ गई? पहले इसको सेस टैक्स के नाम से भी बोला जाता था, दान या चुंगी के नाम से इसको मुख्यतः जाना जाता है। अगला है राहदारी, बोझ या लाद। व्यापारिक मार्गों के उपयोग के लिए या सामान ढोने के लिए लिया जाने वाला कर। मतलब
काफी बार क्या हुआ करता था, व्यापारियों के पास वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। घोड़े हो गए, हाथी हो गए आपके सामने, और या आपके सामने और कोई जो जो गधे हो गए, जिनके माध्यम से आपको क्या किया जाता था, वस्तुओं को ढोया जाता था। उस सामान को ढोने के लिए जो कर लिया जाता था उसको किस नाम से बोला जाता था, राहदारी या बोझ लाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो राज्य है, जो साम्राज्य है, वो क्या करता था, आपके सामने घोड़े या फिर जो वस्तुओं को लादने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता था और उसके बदले कर लेते थे। अगला है मापा या तोला, वस्तुओं को माप तोल पर लगने वाला कर। तो किसी भी चीज को, वस्तुओं को नापने या तोलने के लिए राज्य संसाधन देता था, उसके बदले उसके कुछ चीजें या टैक्स लिया जाता था, उसको मापा या तोला के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य भी टैक्स हुआ करते थे। पशुधन पर सिंगोटा टैक्स, विवाह पर चावरी टैक्स और गृह पर घुमगरी टैक्स, व्यापारिक कर को करसाला और आधे छोटे बड़े लाग बाग को अतिरिक्त कर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ इतने टैक्स नहीं लिए जाते थे, इसके अलावा जो पशुधन, भाई घर में अगर जितनी वस्तु रखते थे उसको सिंगोटी टैक्स के नाम से जाना जाता था, विवाह को चावरी टैक्स के नाम से जाना जाता था, और घर में, जिस घर में रह रहे हो, जिस जमीन है वो राज्य की है, तो उसके लिए भी घुमगरी टैक्स लिया जाता था, जो सामंती व्यवस्था के हिस्से थे। और ये सब पैसा कौन लेता था, कर वसूलने का जागीरदार है, वो इन सब करों को वसूलने के लिए जाने जाते थे। बेगार, किसानों या निम्न वर्ग से बिना मजदूरी के काम करवाना भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। भाई समाज में काफी लोग ऐसे थे जिनके पास क्या नहीं था, पैसे नहीं थे इतने ज्यादा कि वो कर दे सके, तो वो लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी, वो लोग हैं आपके सामने क्या कर सकते थे, मजदूरी करने के लिए मजदूरी करवाई जाती थी, जिनके एवज में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। बेगार उसको भी क्या बोला जाता था, एक प्रकार के टैक्स के कर के रूप में ही जाना जाता था। जहाँ पे क्या करता था, आपके सामने जागीरदार है, वो सभी जो गरीब लोग हैं उनको अपने यहाँ पर काम करवा लेते थे फ्री में, ताकि वो टैक्स नहीं दे पाए, तो आप उस काम को, इतना काम उसको कर देना। राजस्थान में व्यापारिक ढांचा सुव्यवस्थित था। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान अपनी व्यापार प्रणालियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। उसके व्यापारिक मार्ग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे, और राजस्थान के जितने भी व्यापारिक मार्ग हुए, ना सिर्फ आपके सामने उस चीज के लिए महत्वपूर्ण थे, व्यापार के लिए, बल्कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि जटिल और बहुस्तरीय कर प्रणाली ने अक्सर जनता या व्यापारियों को भारी बोझ डालती थी, लेकिन राजस्थान में एक समस्या यह भी थी कि कर बहुत ज्यादा था, जिससे व्यापारियों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था, जो आगे चलकर किसान आंदोलन का मुख्य कारण बना। और यही कारण है कि राजस्थान में जो अनेक प्रकार के आंदोलन, जिसमें खास करके किसान आंदोलन है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि 50% तक कर लिया जाता था, और उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। राजस्थान में जागीरदार या सामंतवादी प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। तो बच्चों, ये था आपके सामने पूरा का पूरा राजस्थान के व्यापारिक मार्ग को से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने पूरा करा दिया है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।